भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य आयो माई शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक 755 और बेहद हर्ष का विषय है। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर पंकज अग्रवाल साहब आए हैं, जो लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 1.5 साल पूर्व आए थे, जनवरी में, जब ठंड का मौसम था। और आपका जो विषय है वो है मधुमेह मिथक और समाधान पार्ट 3। इससे पूर्व भी आप 2 पार्ट ले चुके हैं। आज का जो सेशन है वो विशेष रूप से कोई डॉक्टर साहब का जो हमेशा से रहता है कि कोई लेक्चर नहीं देना, क्वेश्चन आंसर टाइप का रहेगा। मैंने कि आपकी अपनी प्रॉब्लम बताइए, डॉक्टर साहब उसका सॉल्यूशन देंगे। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं आगे का मंच जो है आदरणीय एन.के. नायब साहब को देता हूँ, जो हमारे रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स हैं और कानपुर में हैं। और आदरणीय नायब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रवीश शर्मा साहब। आज एक बार पुनः हम लोग डॉक्टर पंकज अग्रवाल साहब के साथ एक क्वेश्चन आंसर सेशन करने जा रहे हैं। पिछली बार जो हम लोग की मीटिंग हुई थी, जो दूसरा सोपान था डॉक्टर साहब के साथ, वो 16 जनवरी 2022 का था। और मैंने तो कहा था डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी आइएगा, कि उसके पहला सोपान इनका उसके 6 महीने पहले का, 35 डेज बिफोर का। और डॉक्टर साहब ने मेरी बात पे इतना ध्यान दिया कि सीधे 1.5 साल बाद दर्शन हो रहे। तो सर मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ, आप अपने समय से आए, 6 महीने भी चलेगा। 2 महीने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब इज ए वेरी सीनियर डॉक्टर है गाजियाबाद में। डॉक्टर साहब का इज एमडी डीएम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। एंडोक्राइनोलॉजी की जब बात आती है तो इसका मतलब हमारे शरीर के जो हार्मोन्स हैं उनकी स्टडी के बारे में इनको महारत है। और एंडोक्राइनोलॉजी से रिलेटेड जितनी डिजीजेस हैं उनसे वो डॉक्टर साहब की अथॉरिटी है वहां पे। और इनकी ईश्वर की कृपा से प्रैक्टिस इतनी है कि 2-2, 3-3 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। और उसके बावजूद डॉक्टर साहब ने समय दिया हमारे लिए, तो ये उनका बड़प्पन है और उसके लिए हम लोग बहुत अनुग्रहित महसूस कर रहे हैं। एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में छोटी सी बात बता दूं कि हमारे यहाँ जो हार्मोनल ग्लैंड्स होती हैं पूरी बॉडी में, वो जिन पे जो अपने हिसाब से काम करती है, मतलब जितना बॉडी की जरूरत है उतना ही वो अपने यहाँ से चीजें जो देनी होती है ब्लड में, दे थ्रो इट इन दैट वे, उसमें मिक्स करती है। उसको वो कैसे काम करती हैं, मतलब सीधे ब्लड में वो जाता है, जो भी सिक्रेशन है उनका, जैसे इंसुलिन वगैरह है, ये ऑल दोज थिंग्स आर देयर, बॉडी अपने हिसाब से काम करती है। तो उसमें मैं, क्योंकि साइंस की बात है, डॉक्टर सामने उसके बारे में ज्यादा अपनी नॉलेज नहीं बताऊंगा, कि मैंने खाली 12th तक बायो पढ़ी थी। लेकिन एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ भी जानकारी हो गई थी कि हार्मोनल ग्लैंड्स क्या होती, कैसे होते हैं। तो आज का सेशन क्वेश्चन आंसर का रहेगा। मेरी सबसे अनुरोध है कि आप लोग अपने आप को, हम लोग, अरविंद शर्मा साहब ने किसी को म्यूट नहीं किया है, तो जिस वक्त डॉक्टर साहब बोल रहे हैं सब लोग म्यूट रखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हम चाहेंगे क्वेश्चन पूछें, क्योंकि जब तक सवाल नहीं होंगे तो जवाब कैसे होगा, कि पिछला सेशन भी बहुत ही अच्छा रहा था। अच्छा, डॉक्टर साहब की एक बहुत अच्छी खास बात जो है वो ये कि डॉक्टर साहब हिंदी को बढ़ावा देते हैं। जनरली मेडिकल टर्म्स में हम लोग अंग्रेजी में दवाएं लिखते हैं, अंग्रेजी में ही बीमारियां लिखते हैं और अंग्रेजी में ही समझते हैं। चाहे कोई कितना हम लोग अंग्रेजी से दूर भागते हो, जब लेकिन दवाइयों की बात आती हो और बीमारियों की बात आती हो तो हम लोग उसको अंग्रेजी में सुनना और बोलना ही पसंद करते हैं। वहां पर डॉक्टर साहब ने एक मिथक तोड़ा है इस चीज को। डायबिटीज और बीपी की मिथक के साथ साथ हिंदी के मिथक को भी तोड़ा है, कि आप अंग्रेजी में ही क्यों चीजों को जानना चाहते हैं, आप अपनी बोलचाल की भाषा में क्यों नहीं अपनी बीमारियों के बारे में बात करते हैं और उसकी दवाइयों के बारे में बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब ने एक अभियान चला रखा है, बहुत सराहनीय है और उसको बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है, तो हम उसका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हुए डॉक्टर साहब, मैं अपने एक बहुत ही रिसेंट अनुभव हुआ हमारे एक मित्र के साथ, उसके साथ करूंगा। उसका डायबिटिक था, काफी हैवी बॉडी थी। तो उसको किसी ने क्या सर, डॉक्टर साहब व्हाट्सएप पे आजकल अगर आप देखें तो सुबह से शाम तक जितने उसमें नुस्खे दिए जाते हैं, आयुर्वेद के, होम्योपैथ के, एलोपैथ के, अगर आयुर्वेद के नुस्खे अपनाए जाए तो सुबह के
नींबू पानी, लौकी के रस और एलोवेरा से लेके रात के सोते समय हल्दी वाले दूध तक, वो दिन भर कुछ ना कुछ लेता रहेगा और सारा जीवन दिन भर उसी में व्यतीत हो जाता। अब 1 घंटे बाद ये लेना है, 1 घंटे बाद ये लेना है, उन सब में लगा रहता। तो वो भी कुछ उन्हीं में पड़ गए थे। ही वॉज हाईली डायबिटिक, लेकिन उनको किसी ने कहा थी वो विनेगर उसका लीजिए, एप्पल विनेगर वो लीजिए, गौमूत्र लीजिए, करते करते उन्होंने अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर लिया। उनके सारे जो डायबिटीज वो चेक करते थे वो नॉर्मल आने लगे। लेकिन सडनली देयर वाज ए कोलैप्स ऑफ बॉडी। कोलैप्स ये नहीं कि हार्ट कोलैप्स हो गया, कोलैप्स ऑफ बॉडी। उनके जो ऑर्गन्स से एकदम से जवाब देने लगे, मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर की तरफ जाने लगे। तो जब डॉक्टर्स को रिपोर्ट दिखाई, उन्होंने कहा कि इट इज ए सप्रेस्ड और डिप्रेस्ड डायबिटीज है। इन्होंने जो इतने दिन से दवाएं नहीं ली, उन्होंने दवाएं बंद कर दी थी, दवाएं नहीं ली और इधर उधर के नुस्खे करते रहे, उससे इनको अपीयर नहीं हो रही थी, लेकिन डायबिटीज थी अंदर से जिसने इनको पूरा खोखला कर दिया। एंड विद इन 7 to 10 days ही एक्सपायर्ड। वो अजीब सी बात लगी। तो हम एक तो ये सप्रेस्ड या डिप्रेस्ड जो डायबिटीज है इसके बारे में जानना चाहेंगे, और ये नुस्खों का क्या करें। क्या हम लोग इनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया करें, व्हाट्सएप इंडस्ट्री को, या यूट्यूब पे भी आने लगे। बल्कि मैं कहूंगा, आज आपका मैं सेकंड एपिसोड सुन रहा था यूट्यूब पे, तो आपके एपिसोड के दौरान हर 10 मिनट में या 8 मिनट में एक एडवर्टीजमेंट आ जाता था जिसमें कोई ना कोई नुस्खा दिया रहता था, और ये आयुर्वेद का दिया रहता था। तो जब आपकी सेशन में इतने नुस्खे यूट्यूब वाले डाल देंगे, सुनने वाला किसको फॉलो करे किसको ना करे। तो डॉक्टर साहब, इसके ऊपर आपका क्या विचार है, प्लीज। सर्वप्रथम धन्यवाद, आभार बड़े भाई अरविंद शर्मा जी का और नेव साहब आपका इस बहुत अभिनंदन आप लोगों का कि आपने हमें ये सम्मान दिया। आपने कहा कि ये अथॉरिटी है। अथॉरिटी तो एक ऊपर वाला ही है, परमेश्वर के अतिरिक्त और कोई अथॉरिटी नहीं हो सकता, और जो कह रहा है वो अभिमान से भरा हुआ है। तो यहाँ पे मैं अपने आप को यही कह सकता हूँ कि ठीक है, मैं भी एक किसी कार्य को करते करते हम कुछ अधिक सीख जाते हैं। तो कुछ मैं चीजें जो मैं जानता हूँ मैं आपके समक्ष रखने का जरूर प्रयास करूंगा, लेकिन मैं उसमें सब कुछ जानता हूँ ये तो अगर कोई कहे तो अहंकार से मिला हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि व्हाट्सएप इंडस्ट्री हमारे ऊपर थोप रही है और हम इतना कुछ इन सबसे दिग्भ्रमित हो रहे हैं। तो देखिए, अरविंद शर्मा जी भी हमारे टैक्सेशन से रिलेटेड है और आपने भी हमेशा टैक्स के आप कमिश्नर रहे हैं। तो क्या हम अपने टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी हम व्हाट्सएप इंडस्ट्री की सहायता लेते हैं? अगर वो कहे कि इन्वेस्टमेंट यहाँ करो और इस तरह से टैक्स बचाओ, तो क्या हम वहां पे ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री और दूसरों के गॉसिप और जो हमारे पड़ोसी कहते हैं उनको करते हैं? नहीं। जहां पे हमें ये खतरा होता है अरे यहाँ तो पैसा मर जाएगा, वहां पे हम ये रिस्क नहीं लेते। लेकिन हमारे भारतवर्ष में, हमारे देश में सेहत वह अंतिम पायदान पे है, और हमारा आम हिंदुस्तानी जब वो पैदा होता है तो वो मामा पापा बाद में बोलता है, और डॉक्टरी का ज्ञान वो पहले उसको कंठस्थ हो चुका होता है और झाड़ना शुरू कर देता है। तो हमारे यहाँ हर व्यक्ति चिकित्सक है डॉक्टर के अलावा। 2-3 बार तो ऐसा रहा हुआ कि कहीं कुछ बोल रहे हैं, 4-5 लोग बैठे हैं, तो एक बड़े बुजुर्ग था तो डांट के, अरे तुम चुप रहो यार, तुम्हें क्या मालूम, मैं बताता हूँ। तो हम उस समाज में जी रहे हैं जहाँ पे हर व्यक्ति डॉक्टर है, हर व्यक्ति के पास उसके लिए अलग अलग नुस्खे हैं, और यह तो हमारी समझदारी पे निर्भर करता है कि हमें टैक्स की सलाह शर्मा जी से, नेहरू जी से लेनी है, और या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो नुस्खे हैं उनसे लेनी। तो यह अपना अपना सबका अपना रुचि है कि जो जहां से उठाना चाहे वो ले। जहां तक जो आपने अपने मित्र की जिनकी बात की, तो वो इन्होंने, सज्जन ने क्या किया कि हमको बताया गया नीम, करेला, मेथी, जामुन, दालचीनी ये लेने से शुगर ठीक होती है। हमने सर समय घोल घोल के ये पीना शुरू कर दिया। तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो, बच्चे के 100 में 100 नंबर लाने के लिए ऐसा कोई मंत्र बता दो जिसको पढ़ के बच्चे के 100 में 100 आ जाए।
ऐसा कोई जाप बता दो, ऐसा कोई तरीका बता दो जिसको हम बांध लें, उसके बाद हमारे 100 में 100 आ जाए, लेकिन पढ़ने के लिए ना। तो हम कहीं ना कहीं बाकी चीजों से इतना दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि जो मूल कारण है उनको छोड़ देते हैं। रामदेव जी के हजार नुस्खे पालन करेंगे, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि कोको कोला इज टॉयलेट क्लीनर, वो नहीं मानेंगे, वो अगर हाथ मिलेगा तो उसको सूख देंगे। तो हम ये कतई गलत फहमी में कोई ना रहे कि आयुर्वेद बहुत अच्छा है या आयुर्वेद बहुत खराब है, एलोपैथी बहुत अच्छी है और एलोपैथी बहुत खराब है। नहीं, हर पैथी, हर विज्ञान की एक अपनी सीमाएं हैं। विज्ञान की सीमाएं हैं, विज्ञान को जानने वालों की सीमाएं हैं, हमारे प्रिस्क्राइब करने में और आपके ग्रहण करने में उनकी भी सीमाएं हैं। हम असीम यदि बात करेंगे कि कैसा भी डायबिटीज ले आओ मैं ठीक कर दूंगा, तो इसका मतलब मैं सामने वाले को बेवकूफ बना रहा हूं। तो मैं अगर ये कहता हूं कि मेरे से कोई भी डायबिटीज मैं ठीक कर सकता हूं और जड़ से गायब कर सकता हूं, तो मैं सही नहीं कह रहा। आप ये समझिए कि हर व्यक्ति को कार्य अपनी प्रकृति के अनुकूल करना है। व्यक्ति का वजन है 120 किलो और वह कह रहा है मैं दालचीनी और ये वो नुस्खे लेके और मैं उसके बाद अपनी डायबिटीज को ठीक कर लूं, तो क्या वो कर रहा है? आप असंयमित जीवन शैली के शिकार हैं। असंयमित जीवन शैली के कारण से आपने अपने शरीर को बर्बाद किया, उसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ये सब बीमारियां बुलाई, और उसके बाद आप कह रहे हो हम नुस्खे से ठीक हो जाए, दवा देके डॉक्टर हमको ठीक कर दे, डॉक्टर दवा देके हमें 80 किलो का कर दे, मेरी हार्ट की ब्लॉकेज ठीक कर दे। ये कतई आप उस चीज को पाना चाह रहे हैं जो कि संभव नहीं है। और अगर ये करने के प्रयास आप डॉक्टर से कराना चाहेंगे तो निश्चित ही आपको उसको दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। तो जो व्यक्ति कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी जो कमी जो मुझे नजर आई, जितना भी मैं समझ पाया, कि हम नुस्खों को आजमा रहे हैं बगैर ये देखे हुए, बगैर ये जाने समझे हुए कि हमारी प्रकृति क्या है। तो पहली चीज, हमारा उद्देश्य जीवन का है स्वस्थ रहना। स्वस्थ रहने के लिए यदि डायबिटीज है तो दूसरा उसका मार्ग हुआ डायबिटीज को नियंत्रण में रखना। तीसरा उसके साथ में जो बात जुड़ी हुई है कि डायबिटीज अकेले में काम नहीं चलेगा, डायबिटीज के साथ में हमें उसके भाई बहन, चोर है तो उचक्का, डकैत, कतरा, रेपिस्ट, वो सब जो उसके साथ रहते हैं उन सबको भी पहचानना, उन सबको भी उसका तंत्र सिस्टम खत्म करना। तो शुगर के साथ जो बदमाश है वो है ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, लिवर में फैट, यूरिक एसिड, जोड़ों में दर्द, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, किडनी की खराबी, ये चीजें। तो हमें उनको देखना, संभालना, उन सब के साथ समग्र रूप से उपचार करना होगा, तब हम व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। वरना शुगर 500 थी तो शुगर तुम्हारी हमने 150 कर दी और कहा तुम ठीक हो गए, बिल्कुल नहीं। तो यह आधा अधूरा इलाज है। नुस्खों का इलाज ना करके हमें समग्र रूप से अपने आप को नियंत्रित करना है। दवाएं हम दूसरी चीज कहते हैं। हम क्या करते हैं, या तो रामदेव जी भगवान है या रामदेव जी शैतान, हम उनको इंसान नहीं बने रहने देना चाहिए। इसी प्रकार से डॉक्टर्स भारतवर्ष में डिक्लेयर्ड लुटेरे, बदमाश, शैतान नहीं। आयुर्वेदिक दवाएं, इनमें अलौकिक शक्ति है, कोई दो राय नहीं, उसमें अलौकिक शक्ति है, लेकिन अलौकिक शक्ति देने वाले के हाथ में भी होनी चाहिए। और अलौकिक शक्ति के प्रति श्रद्धा और विश्वास और समर्पण लेने वाले के हृदय में भी होना चाहिए। क्या हम उतने अच्छे मरीज हैं? क्या देने वाला उतना अच्छा चिकित्सक है? और तब वो उतनी अच्छी चिकित्सा की जो पद्धति है वह हो पाएगी। तो आपकी श्रद्धा, देने वाले का विश्वास, उसके साथ में मिलकर काम होता है। हमने दवाएं सारी बंद कर दी और एक दूसरी चीज हमने आरंभ की, हमें नहीं मालूम उसका परिणाम क्या होगा। ऐसा थोड़ी होता है कि एक चीज की और तुरंत सब कुछ ठीक कर दिया। तो हमारी शुगर अगर अनियंत्रित है तो रास्ता ही गड़बड़ हो गया। हम जिस मार्ग से चल रहे हैं स्वास्थ्य के लिए, वो मार्ग सबसे पहला है शुगर का नियंत्रण। तो शुगर को नियंत्रण में रखना, वो तो उसको जांच करना, उसको नियंत्रित करना वो आवश्यक है। जो दवाएं ले रहे हैं वो लेते रहिए। 1 मिनट सर, सॉरी। दवा आप जोड़ रहे हैं, उस दवा को आप जोड़े अंडर सुपरविजन, व्हाट्सएप के सुपरविजन नहीं, जो कुशल चिकित्सक है उसके सुपरविजन में आप इस चीज को लें, उसके परिणाम के अनुसार तब चीज को रिवाइज कराएं। हमारी शुगर 400 थी, हमने दवा जोड़ी, वो 300 हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि दवा प्रभावी है, बहुत अच्छी बात है। दवा की मात्रा हम, ठीक है,
दवा की मात्रा हम उसी हिसाब से निर्धारित करें। अब शुगर 200 आई, ठीक है, हम सही जा रहे हैं। फिर शुगर 150 आई। जब हम देख रहे हैं शुगर हमारी सामान्य स्थिति से, सामान्य स्तर से नीचे जाने लगी, इसका अर्थ यह है कि अब दवाओं को हमें घटाना है। तो समय हमारा ये आएगा, लेकिन कुछ समय में आएगा। फेल होते हुए बच्चे से सीधे 100 में 100 लाने की अपेक्षा नहीं करनी। जैसे जैसे उसके नंबर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे विषय की समझ बढ़ती जाएगी, तब हम ट्यूशन हटाते जाएंगे। तो उसी प्रकार से दवाओं के साथ भी ये किया जाता है, जैसे जैसे नियंत्रण में आते जाएंगे वैसे वैसे हम दवाओं की मात्रा कम करेंगे, और तब हम इन आफतों से बच सकते हैं जिस आफत में ये श्रीमान पड़ गए। तो कभी भी हम आमूल चूल परिवर्तन एक साथ कर देने की, जैसे कि लोग राय देते हैं कि उठा के नरेंद्र मोदी को सीधे 4 एटम बम पाकिस्तान को फेंक देने चाहिए, ये वो लोग हैं जो नासमझ है, गैर जिम्मेदार है, वो बोल सकते हैं, जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बोल सकता। वैसे ही कोई जिम्मेदार चिकित्सक ही नहीं बोलेगा सारी दवा बंद कर दो और बस ये चीज खाओ ठीक हो जाओ। वह भी यही कहता है कि जब जिस चीज की परिस्थिति आएगी मैं उसके अनुसार दवाओं को घटाता बढ़ाता जाऊंगा। मैं ये जान लूं, समझ लूं कि लीवर कितनी, हार्ट, ब्रेन कितना काम कर रहे हैं, उसके अनुसार मैं दवाओं को परिवर्तित करूंगा। और सब कुछ मैं कर नहीं सकता। आपकी अवस्था 50 वर्ष की है तो उसको दोबारा मैं आपको 20 वर्ष का बना नहीं सकता। हर डायबिटिक व्यक्ति अलग है। अब ये वाली बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज मुझे डायबिटीज हुई, मैं अलग हूं। मुझे डायबिटीज 5 वर्ष पूर्व हुई, मैं अलग हो गया। मुझे डायबिटीज 10 वर्ष पूर्व हुई, अब 10 साल हो गए डायबिटीज के, मैं अलग हो गया। दूसरा, मुझे डायबिटीज के अंदर ब्लड प्रेशर हो गया, मेरी अप्रोच, मेरी ट्रीटमेंट की अलग होगी। मुझे उसके साथ में हार्ट अटैक पड़ चुका, उसकी अलग होगी। तो हर किसी को एक खांचे में नहीं डाल सकते। और जब हम ये प्रयास करते हैं तभी ये दवा ले लो सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल वाहियात, बकवास, बेसर पैर की बात। हमें व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार उसकी चिकित्सा की विधा का हमें अनुपालन करना होगा, चयन करना होगा, उसका अनुपालन करना होगा। और अगर व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो ये डॉक्टर का हाथ में केवल 1/3 योगदान है उसकी दवाओं का। 2/3 खान पान का नियंत्रण, और दूसरा हमारा जो शारीरिक परिश्रम, यह 2 कार्य उसको करने हैं पेशेंट को। तीसरा कार्य दवा का, वो तो तिपाही है, 3 टांग का स्टूल। आप कह रहे हो एक टांग को इतनी लंबी कर दो कि मुझे परहेज भी ना करना पड़े और व्यायाम भी ना करना पड़े और डायबिटीज ठीक हो जाए। बिल्कुल एक टांग को लंबी करते जाएंगे हम, लेकिन उसके दुष्परिणाम फिर व्यक्ति को स्वयं झेलने पड़ेंगे। तो व्यवहारिक बने और यह नासमझी से बचे। जो कार्य सोच समझ के और समग्र रूप से किया जाता है वही किसी व्यक्ति के लिए कारगर हो सकता है। अन्यथा तो ये हम रोज देख रहे हैं। उसके कारण से क्या होता है, हम जाते भरपूर श्रद्धा के साथ हैं और फिर लौटते गाली। तो इसी चीज से बचना है। मैं सब बंधुओं से यही निवेदन करूंगा कि किसी भी कार्य को करने की केवल एक ही पद्धति सबके ऊपर कारगर नहीं होती। तो उसको सोच समझ के और ठीक प्रकार से उसका चयन करके तब दवाओं का, वरना तो फिर कंप्यूटर खुला हुआ है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी घूम रही है, ज्ञान भरा पड़ा हुआ, उस ज्ञान का पालन करके सारे लोग ठीक हो जाए। क्यों नहीं हुए? क्या हो वह मुझे आप दोबारा बता दें। मैं कोशिश करूंगा जी। एक बात कब से आपकी बिल्कुल दिमाग के अंदर गई, बात सीधी भेजते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे डिस्क्रिप्शन आते हैं, मैं ये डॉक्टर बोल रहा हूँ, मैं वो डॉक्टर बोल रहा हूँ, ये लेना चाहिए, वो मैं उसके ऊपर भी थोड़ा जानना चाह रहा था कि क्या वी शुड गो फॉर दोज आल्सो और वी शुड डिस्कार्ड दैट टोटली कि हम लोग की डेली रूटीन। उसमें आपने खान पान की बात बताई और पर्टिकुलर कोरोना के बाद वो चीजें बहुत कंट्रोल हो गई, लोगों ने जिंदगी के महत्व को समझा है, उसकी इंपॉर्टेंट को समझा और कैसे संभल के रहना सीखा है। तो वो उस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालें। बिल्कुल, मैं यहाँ पे जो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और यूट्यूब को हम बिल्कुल भी इसमें दोषी नहीं ठहरा सकते। वह तो चारा है, हमारे सामने चारा हर जगह से डाला जा रहा है, तुम चुग लो। अब ये तो हमारे स्वविवेक पे निर्भर करता है कि हमें चारा चुगना नहीं चुगना है। और हम चुगे और उसके बाद जाल में फंस गए तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, चारा डालने वाला नहीं।
उसका तो पर्पस ही यही था। तो हम स्वास्थ्य की में ही क्यों ऐसा करते हैं कि स्वास्थ्य में ही हमको सब कुछ दूसरों को बताया हुआ का अनुसरण करते हैं, हम दूसरी विधा में क्यों नहीं करते? तो यह हमारी कमी है कि हम इन सब चीजों से दिग्भ्रमित हो रहे हैं। रही बात कि किसको सुने, किसको माने, किसको जाने, तो भाई ठीक कहा गया है, जैसे शास्त्रों में कहा गया, आप तो व्यक्ति की, जो आप तो गुरु है, जो आप तो ऋषि है, उसकी ये बात आप मानिए, हर किसी के साथ में आप वो मत करते रहिए। तो अब व्हाट्सएप पे तो आपको नहीं मालूम आप कौन है और निराप कौन है, तो वहां पे आजकल एक सिस्टम चला है कि हमने ऐड भेजा कि वो दूसरा वाला 1,000 रुपए में 250 टेस्ट कर रहा है, मैं 900 रुपए में 280 टेस्ट कर रहा हूं। तीसरे ने कहा, अरे मैं तो 800 रुपए में 320 टेस्ट कर रहा हूं। तो हमने कहा ये तो अच्छा है, वो तो साला लूट रहा था पहले वाला, तो इससे 800 रुपए में 320 कर रहा है, इससे हम कराते हैं। और करा के लिया, उसके बाद सर बोल रहे हैं कि उस पर मैं कोर्ट केस कर दूं, इसने मुझे मूर्ख बना दिया। कई ऐसी लेबोरेटरीज हैं जो वास्तव में अस्तित्व में है ही नहीं या अगर हैं तो 10 by 10 की एक कोठरी में बैठे हुए वो काम कर रहे हैं बिना किसी प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स के। हमें ये इतना मालूम, तो वो हमें बेवकूफ नहीं बना रहा है। लालच हमारे मन के अंदर है कि हम 200 रुपए बचा के और हम 300 टेस्ट और करा लें। हम उस लालच में उसमें फंसे। तो जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं, हम उसके ऊपर अपनी जीवन सौंप दे रहे हैं। तो इसीलिए जैसे कहा जाता है कि हर जगह टेली मार्केटिंग के शिकार मत हो, पैसा भेजोगे आज कुछ और माल जाएगा, फिर उसके बाद जीतते रहोगे। वैसे ही टेली मार्केटिंग हम अपनी जांचों में, दवाओं में और डॉक्टरी में ही ना सोचें। फोन तो हम एप्पल का खरीदते हैं 1 लाख रुपए का, और दवा में कहते हैं कि डॉक्टर ने लूट मचा रखी है, जो मेडिकल स्टोर वाला है वो इस पे कमीशन खा रहा है, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री वाली दवा वहां से खरीदने। तो क्यों खोला तो तुमने 1 लाख रुपए का एप्पल का फोन? उसमें इंस्ट्रूमेंट है क्या, हीरे जवाहरात लगे हुए क्या? पूरे एप्पल के फोन को अगर अगर गला के बेच दें तो उसमें हमें 50 रुपए का सामान नहीं मिलेगा। तो दवाएं भी उसी प्रकार से हैं। हमें कार्य वो करना है जिसको हम जानते हैं। हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में जो 20 साल से अगर डॉक्टर कोई खुले बैठा है, हमें मालूम तो है कि वो 20 साल से बैठा है तो ईमानदार है या चोर है, हमें मालूम है। लेकिन जो कोयम्बटूर में बैठा हुआ यहाँ से हमको सैंपल ले जाके दे रहा है, उसके विषय में हम नहीं जानते। तो इसीलिए अगर हमको राय लेनी है तो ऑथेंटिक साइट्स भी हैं। तो डायबिटीज की विषय में अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऑथेंटिक साइट्स हैं, हम उन पे जाएं। हमारी हम उससे शुरू करते हैं। चलिए, एक मैं कहूँ, मेरा अपना चैनल है और वो चैनल मेडिकल कंसेप्ट इन हिंदी .in, ये वेबसाइट है, सब्सक्राइब करिए। और उसमें मैं जो डाल रहा हूँ मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी क्षमता भर पूरे ईमानदारी से आपको उसमें ज्ञान बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश डायबिटीज एसोसिएशन, मैं उसका अगला प्रेसिडेंट हूँ। उसमें हमने सारी की सारी चीजें उसमें डाल रखी। तो उत्तर प्रदेश डायबिटीज एसोसिएशन, जो उत्तर प्रदेश भर के डायबिटीज एक्सपर्ट्स का एक समूह है, उन्होंने उसमें जानकारी डाली है। अच्छा, हो सकता है उत्तर प्रदेश के डॉक्टर उतने अच्छे ना हो। हम आगे बढ़ते हैं, भारतवर्ष की बात करते हैं। रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया, RSSDI, हम RSSDI की वेबसाइट उठा लें, हम उसको खोल के उसमें देख लें। लेकिन भारतीय डॉक्टर तो बहुत ही थर्ड ग्रेड के हैं, इनमें तो ईमानदारी नाम की चीज नहीं है। हमें तो अमेरिकन डॉक्टर अच्छे लगते हैं, कोई बात नहीं, हम अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की साइट पे चले जाएं, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की साइट पे चले जाएं। तो जो ऑथेंटिक है उस पर जाए। ऐसे ही चलते फिरते किसी की बात मत को करिए जब तक कि वो प्रूव ना हो जाए। तो आज मेरे मन में जो कुछ आया, मैं चंद्रयान भेजने की कला को लिख के व्हाट्सएप पे डाल सकता हूं, और गूगल को अगर मैं कुछ ऐड वैड के पैसे दे दूं तो वो हिट में सबसे ऊपर भी आने लग जाएगा कि पंकज अग्रवाल ने बताया गगनयान ऐसे भेजना है। ये तो आज की दुनिया है। तो आप, ये आपके स्वविवेक पे निर्भर करता है कि आप पंकज अग्रवाल की डायबिटीज पे कथा सुनना चाहेंगे या गगनयान प्रक्षेपण की। बस यही मेरा अनुरोध है कि ऑथेंटिक साइट उपलब्ध है। वो उतनी बड़ी बातें नहीं करती, वो आपके साथ बिल्कुल ऐसे नहीं करती, ऐसे ले आओ मैं ऐसे ठीक कर दूंगा। वो कहते हैं भाई काम तुमको करना पड़ेगा, 2/3 काम तुम्हें करना पड़ेगा, 1/3 मेरी दवा करेगी। वो पसंद नहीं आती। तो हम फिर जैसे
15 दिन में पैसा दोगुना करें करके हम पैसे लगाते हैं और फिर सर पीटते हैं, वैसे ही यहाँ पे डायबिटीज को जड़ से ठीक करें, हम जाते हैं उसके बाद फिर घाट पे मिलते हैं। तो कृपया, मेरे शब्द बड़े तीखे लग सकते हैं, लेकिन ये वो बातें हैं कि हम अपने लालच में बिना अपना कर्तव्य किए हुए हम सब चीजों का ठेका दे दे रहे हैं, दवाओं को और नुस्खों को, कि तुम मुझे ठीक कर दो। नहीं होगा, हमें उनसे बचना होगा और अपने ऊपर 2/3 कामों पर नियंत्रण रखें। एक से एक मरीज हैं हम लोगों के पास जो कि डायबिटीज को जड़ से भगा देते हैं। कोई दवा नुस्खा काम नहीं करता, मेरी दवाओं से, मेरी सलाह से भी नहीं होता जब तक मरीज खुद ना करना चाहिए। जी, आपने बिल्कुल सही बात कही डॉक्टर साहब। आपकी बात, आपने कहा कि तीखी हो सकती है, बात तीखी है या नहीं है, लेकिन सच्ची है और मन को लगती है। और जो आपने कहा ना कि वो अगर आप अथॉरिटी कहें तो अभिमानी, मैं कहूँ सर, आप अगर खुद कहें तो शायद आप अभिमान करेंगे, हम लोग कहें तो सर एक रिकॉग्निशन है और एक आपकी प्रशंसा है। एंड द वे यू स्पीक, द वे यू टॉक एंड द वे यू कन्वे द थिंग्स, क्योंकि हम पिछले एपिसोड में भी, मुझे याद है सर, आपने एक प्राणायाम की भी बात की, योग की बात की, और ये कहा कि जब तक आप अंतर मन से उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, शारीरिक व्यायाम बहुत कुछ आपको मदद करने वाला नहीं है। और ये बात सही है सर कि दवाई हम लोग कहते हैं कि हम मिठाई खा लेंगे, चलो थोड़ी सी एक गोली और खा लेंगे, मिठाई खा लेते हैं, तो ये टेंडेंसी हम लोग की बहुत हम लोग को नुकसान करती है। और आपकी बातें बिल्कुल से, मैं अन्य प्रश्न भी है लेकिन मैं बाद में करूंगा। बाकी लोग को जो प्रश्न मैं चाहूंगा कि वो भी आए, डॉक्टर साहब से पूछे प्लीज। सर गणेश पुरोहित साहब कुछ पूछना चाहेंगे सर? जबलपुर से साउंड सर खोलिए। नमस्कार। जी नमस्ते। सर मैं गाजियाबाद से नीतू कालरा बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने अभी टेस्ट करवाया तो उनका 3 महीने वाली रिपोर्ट में आया 7.9। तो सर जी ये बहुत ज्यादा है उनकी शुगर। वीडियो खोल लीजिएगा कोई। जी अगर किसी बच्चे के 100 में 40 नंबर आते हैं, हाँ जी। ये क्या बहुत कम है? हाँ जी। कम है। यार 100 में से तो 40 नंबर सर कम ही है। लेकिन मेरी मैरी के बच्चे के आए, उसने तो 2 दिन तक मिठाई बांटी, डीजे पे नाच डांस किया। सर आजकल इतना कंपटीशन है, उस हिसाब से तो देखिए 100 में से अरे 40 वो तो नंबर 3 कम साल है। से फेल हो रहा था, वो पास हो गया, तो उसने हाँ तो सर, डांस फिर किया। तो मिठाई 2 दिन क्या 4 दिन बांटनी चाहिए उसको। तो अब बात ये आती है कि हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। हाँ जी। किसी भी एक टारगेट को हर व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। जो 3 हाँ साल जी। से फेल हो रहा है वो 40% लाके मिठाई बांटता है, और हमारा बच्चा 90% लाता है तो उसके बाद रोता है, कहता मम्मी किसी को बताना नहीं। तो हाँ जी। लक्ष्य अलग है। 7.9% हमें देखना होगा कि किस व्यक्ति का है और उसकी हमें क्या अपेक्षाएं हैं। 7.9% HbA1c यदि किसी वृद्ध व्यक्ति का है, अशक्त व्यक्ति का है, रोगी का है, बीमार व्यक्ति का है, जिसके सर वो साथ उसके कई सारी, मैं बता रहा हूँ, व्याधियां हैं, उसको हाँ जी। पैरालिसिस हो चुकी है, उसकी आंखों पे प्रभाव आ चुका है, उसका हार्ट अटैक, थोड़ा सा हार्ट फेल की तरफ है, थोड़ा किडनी खराब है, तो हम कहते हैं हाँ बाबूजी जी। 7.9 पे ही रहिए, आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं करना। नहीं दूसरी सर, एक्चुअली वो हार्ट पेशेंट मैं है। आपकी बात पे आ रहा हूँ। जैसा कि आपने कहा मेरे पति का, तो मैं जहां तक समझ रहा हूँ वो 40-50 वर्ष के आसपास के होंगे, हैं, हाँ जिस तरह जी से आप बिल्कुल सर, बता रही हैं, वो 55। स्वस्थ होंगे। अब हाँ जी। स्वस्थ व्यक्ति जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका 7.9% है, तो उस तरह की बात आ गई जैसे किसी के 100 में 60 नंबर हो। ओके। तो भाई पिटाई तो नहीं की जाएगी उस बच्चे की कि 100 में 60 नंबर लाया, ना कटा दी, लेकिन ये होगा बेटा इसमें काम चलेगा नहीं जीवन में, थोड़ा और प्रयास करो, थोड़ा और मेहनत करो। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का, एक मध्यम आयु के व्यक्ति का, और 7.9 को हमें लाना है अच्छा, और उनके लिए टारगेट हमारा रहेगा 6.5 लाना। हाँ जी। 6.5 से कम एक किसी भी जो चलते फिरते स्वस्थ व्यक्ति का, चाहे वो 60 वर्ष, 70 वर्ष, 70 वर्ष का हो, हम उसका रखना चाहेंगे। बीमार तो व्यक्ति 55 साल वाला भी हो सकता है, तुम उसमें भी कहेंगे तुम बीमार हो और तुम्हारी जिस तरह की शारीरिक स्थिति है 7.9 पे भी तुम चलते रहो, तुम ज्यादा अच्छा। तो लक्ष्य अलग अलग है। जो भी हमारी अपेक्षाएं क्या है, अगला प्रश्न ये आता है, हमारी अपेक्षा यदि आगे 25 वर्ष तक स्वस्थ रहने की है,
चलते फिरते हाँ काम जी। करने की है, तब हमें इसको 6.5 ले जाना होगा। जी। सर उनके खान पीन में मुझे क्या परहेज करना पड़ेगा, थोड़ी मुझे इसकी जानकारी देंगे आप? मैंने उनको एक दिन मेथरे दिए भिगो के, तो उसके बाद से उनके पूरा मुंह पक सा गया और वो यानी ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं दिन से। देखिए यही वाली बात, वैसे तो खान पान पे शुरू होगा तो फिर पूरा सेशन इसी पे हो जाएगा, और इन पे पहले वाले 2 सेशन हो चुके हैं। आपसे ओके मेरा सर, मैं अनुरोध है आज पहली कि बार आपके इसमें आई हूँ, और वो उसके लिए इसी मैं ग्रुप थैंक में यू देना आप, चाहूंगी ये सर जी को, अरविंद शर्मा सर जी को। इन्होंने मेरे हस्बैंड को लिंक भेजा, तो मैंने कहा आप तो सुनोगे नहीं, आप मुझे भेजिए, मैं सर से बात भी करूंगी और अब ज्वाइन भी करूंगी। अब देखिए, बात की तह जड़ समझ में आ गई। हाँ आप जी। तो सुनोगे नहीं, मैं ही सुन लेती हूँ। हाँ जी। एक है ना। तो हाँ जी। दूसरी चीज, मेथी का पानी दिया तो मुंह पे सूजन आ गई। हम फिर वही चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं कि मेथी का पानी देंगे तो ठीक हो जाएगा। अरे हाँ भाई, जी। मेथी का पानी देने से हमें सहायता मिलेगी, लेकिन ओके। वो जो जितना जितना नुकसान है वो मेथी के पानी से नहीं होगा। ओके सर। तो हमें फिर वही बात घूम फिर के आ गई कि सबसे पहले योग की बात हुई, अभी भाई साहब ने कहा, तो योग और योगा में जो हाँ डिफरेंस है, जी। हाँ जी। योग का क्या है कि योग का कहा कि चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा। तो और योगा क्या है, योग करो योग करो योग करो, ऐसे कर दो वैसे कर दो, दिमाग रहे कि वहां पे वो उस फिल्म में उसने डांस बड़ा अच्छा किया था, तो ये योगा है। उसी हाँ तरह से जी। हमारे जो आहार विहार इन सब में हमने कहा कि भाई हमें पालन करना चाहिए, तो हम मेथी का पानी लेते हैं, नीम का वगैरह जामुन लेते हैं, ये हाँ नुस्खा जी। है। और हाँ हमें जी। हमें अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन करना है। प्रकृति क्या ओके। है, मैं मजदूर हूँ, मैं सारा दिन हम्म। फावड़ा चलाता हूँ, बोझा ढोता हूँ, तो मुझे अच्छा रिच खाने चाहिए। अब मुझे अगर पूरी मिलेगी ना, कि कल बाबा का श्राद्ध है और कल पूरी और हलवा बना है, मैं खाऊंगा, मेरी डायबिटीज नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मैं जाके उसके बाद हाँ पूरे दिन हाथ तोड़ मेहनत करूंगा। हाँ और जी। दूसरा, मैं डॉक्टर हूँ, सारा दिन हाँ कुर्सी तोड़ता रहता हूँ। हाँ मैं जी। तो अगर 2 रोटी ज्यादा खाऊंगा तो रोटी खाऊंगा बिना घी लगी खाऊंगा, उसमें भी मेरी शुगर बढ़ जाएगी। हाँ तो जी। हमारे अनुसार हमें अपनी आहार विहार का चयन करना होगा, अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो ओके। अगर हमने बात की, तो हमें सबसे पहले घी तेल चिकनाई मिठाई, जो सबसे ज्यादा कैलोरी युक्त, जो सबसे ज्यादा ऊर्जा युक्त हैं, वह भोज्य हाँ पदार्थ जी। को कम करने होंगे यदि हम हाथ पैर नहीं हिलाते। हाँ जितना जी। हाथ पैर चलाएं उतना ज्यादा हम कैलोरी अपने ले सकते हैं, और वो हमें नुकसान नहीं करेगी, खाया पिया हजम। सर तो वैसे वो हार्ट पेशेंट है, तो 4 साल हो गए हैं, तो हमने तला वाला तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं खाते हैं। बस मीठे बहुत का बढ़िया। थोड़ा शौक था, वो भी रात को खाना खाने के बाद। जब से रिपोर्ट आई है तब से रात को मीठा बिल्कुल बंद कर दिया उन्होंने। अब दूसरी चीज फिर आ जाते हैं, हार्ट पेशेंट ने तला हुआ नहीं खाते, मीठा क्यों खाते हैं? मिठाई हमारी, चलिए बात करते हैं। लड्डू, उसमें 2 चीजें हैं, एक चीनी और दूसरा घी। बर्फी, चीनी और घी। हाँ इमरती, जी। चीनी और घी। हाँ है, जी। अब बात करते हैं दूसरा, रसगुल्ला, सफेद वाला, केवल चीनी घी नहीं। पेठा, केवल चीनी घी नहीं। तो हमने क्या सर। किया, मिठाई 2 तरह की है। हाँ पहली जी। चीज तो हम मिठाई समझ रहे हैं, उसमें मिठाई कॉम्बो है, कॉम्बो हाँ पैक, जी। एक मीठा और एक घी तेल चिकनाई का, दोनों का। हाँ जी। तो हाँ जी। हम उसमें घी तेल चिकनाई वाली चीज हटाएं, क्योंकि 1 ग्राम घी तेल रिफाइंड सफोला मक्खन, चाहे ओलिव ऑयल हो, चाहे देशी घी हो, चाहे सफोला हो, ये सब मार्केटिंग है। 1 ग्राम घी तेल चिकनाई से हमारी 9 कैलोरी मिलती हैं, जबकि 1 ग्राम चीनी से, कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी मिलती है। तो घी हाँ तेल जी। चिकनाई युक्त चीजें कैलोरी ज्यादा देती हैं, शारीरिक परिश्रम अगर कम है नहीं है, तो हमें उनका सबसे ज्यादा ध्यान रखना, नंबर 1। नंबर 2, जो हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट हम 2 रूप में ले सकते हैं। एक तो चीनी, हमने सीधे चीनी खा ली, गुड़ खा लिया, और दूसरा हाँ जी। हमने रोटी दाल चावल सब्जी फल खाए, तो हाँ जी। उनसे भी वही कार्बोहाइड्रेट मिले ले गए, धीरे धीरे मिलेगा। तो हमारा जो, अगर हमें सही जो अपनी जीवन शैली समझनी है, तो किसी एलोपैथ से मत पूछो। जीवन शैली समझनी है तो किसी आप आयुर्वेद वाले से पूछो। आयुर्वेद क्या हाँ है, जी। आयुर्विज्ञान।
और हाँ जी। एलोपैथी क्या है? रोग विज्ञान। तो हम रोग विज्ञानी हैं, हम आयुर्विज्ञान नहीं जानते, आयु बढ़ाने के नुस्खे नहीं जानते, हम रोग ठीक करने के नुस्खे जानते हैं। अगर मैं हम्म, आपसे बातें कर रहा हूँ तो अपनी एलोपैथी से अलग हटके कर रहा हूँ, क्योंकि हमने एलोपैथी में आज से पढ़ा ही नहीं है सब। हाँ जी। तो जो आयुर्विज्ञान है वह आपको सिखाता है कि आप आयु के लिए क्या करें। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये है गीता जी का श्लोक। युक्ताहार, हमारे लिए आहार कैसा हो? युक्त हो, एप्रोप्रिएट। हाँ जी। विहार से है, विहार भी, एक्टिविटी भी कैसी हो? हमारे लिए युक्त हो। हमारे घुटने खराब है और हम कहें दौड़ लगाओ तो जल्दी हाँ जी। रिप्लेसमेंट पे पहुंचोगे। युक्त चेष्टा से कर्मसु, हमारे हर काम और चेष्टाएं कैसी हो, वो भी हमारे लिए अप्रोप्रिएट हो। और युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न भी, सोना भी, और बोध हमारी ज्ञान जागना भी, यह भी कैसे हो? अप्रोप्रिएट हो। और तब कहते हैं योगो भवति दुख, हा, दुख का हरण करने वाला हमारा योग होता है तब, जब ये सब चीजें अप्रोप्रिएट। तो अगर हम इनअप्रोप्रिएट फूड स्टफ ले रहे हैं, अगर हम इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी कर रहे हैं, तो कभी हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो हमारी जो आहार विहार जानने के लिए हमें अपने जो मूल तरीका है भारतवर्ष का, गांव का खाना, उस पे जाएं। मोटा हाँ अनाज जी। सबसे अच्छा। जितना रिफाइंड अनाज पे जा रहे हैं हम, अब जहर खा रहे हैं। हाँ जी। जो देखो, अब हम फैशन में लेके आ गए थे बीच में, अब चलो मोदी जी की कृपा से कम मोटे अनाज प्रचलन में आए, वरना हमने इनको ढोल गवारों का खाना बना दिया था। ये तो पशुओं का खाना है, जबकि सबसे अच्छी ये हमारे भारतीय अनाज थे। जौ, बाजरा, मक्का, ये सब चीजें हमारी भारतीय अनाज के भाग थे। कूटू, रागी, ये। तो हमने इनको बेकार करके हमने गेहूं बाहर से लाके डाल दिया, और हाँ आज हम जी। गेहूं को विलन बनाए। गेहूं विलन नहीं है, लेकिन बाकी चीजें अच्छी थी, उनको हम समावेश करें अपनी खाद्य पद्धति में। दूसरी चीज, सब्जियां। हम आलू पे चले जा रहे हैं, आलू फिर भारतीय नहीं है। तो कंद मूल फल खाते थे जो जंगलों में हमारे ऋषि मुनि रहते थे और जो लोग वनवास पे जाते थे। तो कंद मूल फल सब बहुत ही अच्छी चीजें हैं। कंद क्या है? जो जमीन के अंदर हो रहा है, जो आलू, आलू तो भारतीय नहीं है, लेकिन हमारे कंद क्या थे? शकरकंद, जिमी कंद, ये सब जो थे, चुकंदर, ये हमारे मूली। भारतीय कंद थे। फिर मूल, मूली गाजर, और फल, इनको आप खाइए, डॉक्टर को दूर से नमस्ते, आपको दर्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम मिठाई का डब्बा, अभी त्योहार और ये सब आ रहे हैं, मिठाई का डब्बा खरीदने जाएंगे, कहेंगे यार 1,000 रुपए वाली नहीं, देते हुए अच्छा नहीं लगता। वो जो अंजीर वाली लाना जरा, वो बर्फ चढ़ी हुई 1,800 रुपए किलो वाली, वो देंगे, जरा लगता है रुआब, लगता है कि हम दे रहे हैं। हमें वहां पे मिठाई महंगी नहीं लगती, और हम हाँ जी। फल खरीदने जाते हैं 200 रुपए किलो। और इस महंगाई के जमाने में फल कहाँ खाए जाएंगे डॉक्टर साहब? आप तो ऐसा नुस्खा बताओ जो हम गरीब लोग पी सकें। फोन एप्पल का, अंगूठी चारों उंगलियों में, लेकिन गरीब आदमी वो फल नहीं खा सकता। तो कंद मूल फल, ये जो हमारी, जितना हमारे खाने में साग सब्जी, फल, सलाद, इन सब की मात्रा हो। मोटा अनाज, पूरा अनाज, मोटा पिसा हुआ आटा है, दलिया, चावल, दाल, चने, ये सब चीजें पौष्टिक हैं, ज्ञान स्वास्थ्यवर्धक है, इनको हम लें। दूध, दूध में क्या अंतर आ गया? हम कहें साहब हमको भैंस का दूध पियेंगे। अच्छा, भैंस का दूध पियोगे तो बुद्धि किसकी जैसी होगी और काया किसकी जैसी होगी? पैसे से। तो अब मुझे नहीं बोलना, वो आपने ही बोल दिया। तो अब जब हम भैंस के दूध में गाय के दूध से 2 गुना चर्बी होती है, काम भी फिर हम भैंस की तरह से ही करेंगे। तो हमें दूध को उबाल के फ्रिज में रख के मलाई उतार के तब प्रयोग में लाएं, क्योंकि या तो हम फिजिकल एक्टिविटी करें, वरना मलाई हमारे लिए। तो दूध लें, मलाई उतरा हुआ, रोटी दाल चावल सब्जी फल सब चीजें लें। अंडा अगर खा रहे हैं तो अंडे की सफेदी लें, पीला वाला हटा दें। और फिर जो भी हम पकवान खा रहे हैं, जो हम मिठाई खा रहे हैं, जो हम नॉनवेज खा रहे हैं, परिश्रम करो, सब हजम है। हमारी तरह कुर्सी पे बैठे रहो तो डॉक्टर के पास जाओगे, आईसीयू में भर्ती हो। दूसरी चीज आई एक- फिजिकल एक्टिविटी। हाँ जी। खाना, अच्छा, खाना बनाने में से भी ज्यादा नुकसान होता खाना पकाने में। हाँ जी। पहले जो हमारे बर्तन थे वो गोल पेंदी के हुआ करते थे,
हम अगर उसमें तेल डालते थे तो हमें दिखाई देता था इतना तेल हुआ, अब है सारे फ्लैट पेंदी के, हम ऐसे करके डाल, चम्मच से नहीं डालते, हम तो बोतल से ऐसे डालते हैं, हमें लगता है कि हाँ कुछ पड़ा ही नहीं है। तो हम अपने भोजन में घी तेल चिकनाई की मात्रा का असीमित रूप से सेवन करते हैं, और यही हमको बीमार बनाती है चीजें। तो राइट। कम तेल में बना हुआ भोजन करें, कोई भी तेल, सब तेल एक बराबर है। वो मूर्ख बना रहे हैं हमको ऐड दिखा के, और हम अज्ञानी लोग अपनी अज्ञानतावश मूर्ख बन रहे हैं कि जीरो कोलेस्ट्रॉल। अरे भैया, सारे वनस्पति तेल जीरो कोलेस्ट्रॉल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल एनिमल प्रोडक्ट होता है, वो आपको मिलेगा चर्बी से बने वाले तेल में और देशी घी में जो दूध से बन रहा है। इसके अतिरिक्त और किसी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो हम घी तेल चिकनाई हटाएं, फल सब्जी सलाद डालें, चने दूध को अच्छे से लें, अंडे की सफेदी लें, और अपनी शारीरिक परिस्थिति के अनुकूल व्यायाम करें। जितना चल सके उतना चलें। चलने में दिक्कत है, घुटने दर्द करते हैं, वजन ज्यादा है, अब घुटने घिस चुके, अब उसको कोई दवा ठीक नहीं कर सकती, कोई नुस्खा ठीक नहीं कर सकता। अब एक्सरसाइज वाली साइकिल ले लें, बिना उसको भारी किए वो उसको चलाएं, बॉडी का वेट हमारे घुटने पे नहीं पड़ेगा, हम काम कर सकें। तो जितना हम एक्टिविटी करें उतना अपनी एक्स्ट्रा कैलोरी को बर्न आउट करके हम शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को हम काफी हद तक नियंत्रण में ला सकते हैं। और जो बचा हुआ काम है उसके लिए डॉक्टर के पास जाएं। पूरे काम का ठेका दोगे डॉक्टर को तो फिर पछताओगे। जी। जूम के सभी लोगों से हमारा एक निवेदन है कि प्रश्न ना एक ही पूछें, क्योंकि क्या है, लंबे कई सारे प्रश्न पूछेंगे तो उसमें बड़ा दिक्कत हो जाएगी, बाकी लोग रह जाएंगे। तो एक ही प्रश्न पूछिएगा, तो प्रश्न के बाद प्रश्न तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए, आदरणीय गणेश पुरोहित साहब। सर सर H1B/C पे तो आपने बता दिया अभी मुझे। मेरा एक दूसरा प्रश्न है आपसे कि मैं यूएस गया था, वहाँ मेरे सन इन लॉ डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे टेस्टोस्टेरोन के ऑर्गेनिक पेलेट्स लगाए थे, तो वो क्या दोज आर हेल्पफुल फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज? विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द अदर डॉक्टर, पहली चीज तो मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्यों लगाए, तो मैं अगर कुछ भी कमेंट करूंगा तो वह एक सही कमेंट नहीं होगा। अब हम बिना जाने समझे आपको टेस्टोस्टेरोन के पैलेट लगाए, उसका क्या है? थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बता दूं जी। जो मेरी धारणा है। मेरी धारणा यह है, क्योंकि मैं एलोपैथ हूं, मैं वेस्टर्न साइंस को पढ़ रहा हूं, और सारी वेस्टर्न फिलॉसफी पिछले 40 वर्षों से उसी में काम कर रहा हूं। तो जितना मैं समझता हूं कि वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न फिलॉसफी और आजकल की जो वेस्टर्न अप्रोच है, वह 9 महीने बच्चा होने का इंतजार नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि आज कंसीव किया, महीने भर में डिलीवरी हो जाए। तो इसलिए हर काम हमको फटाफट करना, और वो फटाफट कभी कभी भारी पड़ जाता है। आपकी आयु क्या है? 77 ईयर्स। 77 ईयर्स की एज में हमें टेस्टोस्टेरोन की कितनी जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो अब वही वाली चीज आ गई कि हम यह देखें कि हम क्या, किसको, क्यों दे रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन हम बुजुर्गों को देते हैं, लेकिन हम उसके एनाबॉलिक प्रभाव के कारण देते हैं। कोई बहुत सीरियसली इल पेशेंट जब होते हैं हमारे पास, बहुत दुबले हो गए, बहुत कमजोर हो गए, हड्डियों में जान नहीं बची, तो हम वहां पे 2-3 शॉट टेस्टोस्टेरोन के या इनके जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के देते हैं, शरीर में एक बार कुछ ऊर्जा लाने के लिए, कुछ उसको बनाने के लिए। तो वह हुआ उसका एक एक तरह से इमरजेंसी उपयोग। तो वहां तक के लिए अगर हमको जो भी हमने सैशे, जो पैलेट्स दिए गए, जो इंजेक्शन दिए गए, वह वाजिब है। 1, 2, 3। हाँ। एक रेगुलर अगर हम इस चीज को देखें तो शायद आज हमें उस चीज की आवश्यकता नहीं है उस इस आयु में। तो अब इस आयु में टेस्टोस्टेरोन अगर हमको यूज करना है तो क्यों करना? इस आयु में टेस्टोस्टेरोन देने से हमें प्रोस्टेट बढ़ने, प्रोस्टेट कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हमें उसके लिए बहुत सतर्क रहना होता है। हाँ, जहां हड्डियां बहुत कमजोर हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में हम इस आयु में भी टेस्टोस्टेरोन देते हैं, और अब जो दूसरे इंडिकेशन हमने अभी बताए उसमें। तो जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मैं थोड़ा सा इस मामले में अज्ञानी बना रहना ज्यादा बेहतर महसूस करूंगा, कि बजाय कि मैं बहुत जोश में आके और
इस हर किसी को हर चीज के लिए ट्रीट करें। जी तो हो सकता है कोई उन्होंने वजह देखी हो, समझी हो, जिसके कारण से दिया हो सकता है उनका विजन शॉर्ट टर्म देने का हो कि हम इनिशियली कुछ उससे लाभ ले लें, वो फैमिली शायद लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिशनर वो हैं, नहीं देना चाहते रहे होंगे। वो फैमिली प्रैक्टिशनर हैं एंड ही हैड प्रॉब्ली डन ए स्पेशल कोर्स इन दिस, इसलिए वो अब तो अपनी वाइफ को भी टेस्टोस्टेरोन के पेलेट्स लगा देते हैं और सभी को एडवाइस करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन के पेलेट्स लगाएं। तो जैसा आपने वकील बताया, आई फील कन्विंस्ड कि वो पेशेंट स्पेसिफिक ही होना चाहिए, इन जनरल नहीं लेना चाहिए। मेरे को ऐसा लगा आपका व्यू है। क्योंकि जैसा अब आपने कहा कि अ, धर्मपत्नी को भी लगा देते हैं, तो फिर ये थोड़ा सा प्रकृति के प्रतिकूल बात हुई। हम आखिर क्या चाह रहे हैं? एक महिला को पुरुष के हार्मोन हम क्यों देना चाह रहे हैं? अगर इसकी आवश्यकता होती तो ऊपर वाला ने कुछ ना कुछ व्यवस्था की होती। जरूर। तो ये तो मेरी थोड़ी समझ से परे है, लेकिन वही वाली बात है, हम कभी कभी आग्रह के साथ साथ हम थोड़ा सा दुराग्रही हो जाते हैं। ठीक तो बात। और हम सबके साथ होता है, मैं भी कुछ चीजों के लिए दुराग्रही हूँ। वो ठीक। तो अरविंद शर्मा जी की बहन जी हैं, वो मुझे डांट डपट के मुझे ठीक रखती हैं सीमा में। एक छोटा सा प्रश्न और पूछना चाहूंगा आपसे। जी डीएचए टैबलेट्स भी उन्होंने मुझे खाने के लिए बोला हुआ है। जी, ये वो डीएचए डीएचए के टैबलेट्स ऊपर, खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? डीएचए के ऊपर वेस्टर्न जो जगत है वो पागल है और उसको वो मैजिक हार्मोन कहता है। और इस डीएचए का प्रचलन मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, तो शायद 20 वर्ष हो गए इसका प्रचलन, 15 वर्ष इसका होते हुए। हर चीज में पाए तो वो तो आटे में डीएचए मिला के बेचते हैं, अरे बाप। तो वो तो हर चीज में डीएचए। और ये जो हमारे भारतवर्ष में भी जो प्रचलन हो गया आजकल, लड़के साहब वो ऐसे दिग्भ्रमित होते हैं इन चीजों से। अरे यूएसए में तो इतना चलता है, वहां पे तुम लोग तो कुछ कहते ही नहीं, तुम लोग तो कुछ करते ही नहीं हो। जिम के जितने पाउडर हैं, जिम की जितनी शेक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, हर चीज में डीएचए मिला हुआ है। डीएचए एक्चुअली एक माइल्डर फॉर्म है मेल हार्मोन का। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन सबसे पोटेंट, सबसे अधिक प्रभाव वाला है, डीएचए हल्के प्रभाव वाला है। तो डीएचए की कुछ मात्रा महिलाओं में भी सिक्रीट होती है, पुरुषों में भी होती है, लेकिन कुछ मात्रा है। जब हम चाहते हैं कि डीएचए देके हम बिल्कुल 70 साल की उम्र में भी हम उसको युवा बना दें, तो कहीं ना कहीं प्रकृति जवाब दे। तो अब इसके बाद स्वविवेक। थैंक यू सर। अगला सवाल कौन? आदरणीय पांडे साहब, आर एन पांडे साहब। मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपका और डॉक्टर साहब का, जिनसे सुनने को मिल रहा है। सौभाग्य से मुझे कोई डायबिटीज नहीं है, लेकिन आगे के लिए जो सावधानियां बताई हैं डॉक्टर साहब ने खाने पीने में, वो जरूर उचित है, हम सब लोग को अपनानी चाहिए। मैं तो चूंकि संस्कृत का आदमी हूँ, तो डॉक्टर साहब की बात जो शुरुआत लगी मुझे बहुत अच्छी लगी कि नाहम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो न तद्वेद तद्वेद यो न वेदेति वेद च। केनोपनिषद से बात शुरू की डॉक्टर साहब ने कि मैं ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैं जो कुछ जानता हूं उसको बात को कहता हूं। और गीता की बहुत अच्छी बात कही जो सर्व विदित है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नापबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये अपनी जीवन शैली का एक आधार है, युक्त आहार विहार। इसी को अपनाएंगे तो हम उस लोग बिल्कुल ठीक रह सकते हैं। और एक बात डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी कही, जो मैं समझता हूं कि दूसरी भाषा में मैं कह सकता हूं कि स्वस्थ रहने की परिभाषा जो आयुर्वेद ने कही, यदि हम सब लोग उसको जान लें और उसको उतार लें, मैं भी शब्दों में कहता हूं, हो सकता है न उतार पाऊं, कि समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। बात पित्त सब ठीक हो, पंचाग्नि ठीक हो, सप्त धातुएं हमारी ठीक हो, आत्मा मन और इंद्रिय प्रसन्न हो, तो ये है स्वस्थ की परिभाषा। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि वो रोग विज्ञान को देखते हैं। देखिए, मैंने ऐसे बहुत कम, इतने सीनियर डॉक्टर हैं बहुत ज्यादा,
बहुत कम स्वीकार करने वाले ये देखे हैं कि देखिए हम तो रोग विज्ञानी हैं, आप आयुर्विज्ञान में जाइए। आयुर्विज्ञान से अब कुछ शैली जैसे हमें बुजुर्ग बताते आए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर साहब के, हम बहुत आभारी हैं। मैं तो सुन के बहुत अच्छा मुझको लग रहा है। अरविंद शर्मा जी का धन्यवाद, मैं तो आभारी प्रकट कर सकता हूँ, कोई शंका मुझे नहीं। कोई जरूरत होगी तो डॉक्टर साहब की शरण में जाए। मतलब आज के समय में सबसे बढ़िया स्वस्थ रहना है, और जो व्यक्ति स्वस्थ है आज के समय में, उससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है मतलब। और देखिए डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे एक जगह वीडियो सुन रहा था कि आप मेहनत करो, मैं तुम्हारी दवाइयाँ कम कर दूंगा, पर करो सही तो मेहनत करोगे। मैं तुम्हारी दवाई बढ़ाने में यकीन नहीं करता। हम डॉक्टर साहब, मुझे डायबिटीज काफी टाइम से है, तो डॉक्टर साहब का सबसे पहले अपना वेट कम करो। अगर वेट आपका कम है तो काफी चीजें हो जाएंगी अपना। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस एस भदौरिया साहब जो है, कमिश्नर इनकम टैक्स है, इनके कुछ सवाल हैं साहब, आप ही पूछ लीजिएगा सर अपने सवाल। जी 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 जी। तो जी तो सर। डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहे थे आपसे कि हम जैसे मेरी व्यक्तिगत प्रश्न ये है कि मेरी आयु 50 वर्ष के आसपास है, तो किस तरीके से मतलब अपनी दिनचर्या को हम करें, बेसिकली कौन कौन सी चीजें शुगर से संबंधित अवॉइड करें, और एक्सरसाइज का कंटेंट कितना होना चाहिए, मतलब प्रतिदिन सुबह अच्छा रहेगा या शाम को अच्छा रहेगा। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। तो मतलब एक तरीके से जीवन के मध्य पड़ाव में आकर के, जैसे ऑफिस की गतिविधियां ऐसी रहती हैं कि दिन में 4 या 5 बार चाय हो जाती है, तो शुगर तो डालना अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर भी क्या चाय से भी बचाना जरूरी है अपने आप को? बस यही बेसिक से कुछ सवाल थे डॉक्टर साहब। थोड़ा सा आरंभ करते हैं एक्टिविटीज, क्योंकि वो अभी तक थोड़े उपेक्षित रहा विषय। किस समय करना चाहिए? मनुष्य जो माना जाता है, मनुष्य किससे विकसित हुआ? वानर, है ना? नर का जो विकास हुआ वो वानर से हुआ, बंदरों से। बंदर किस वक्त व्यायाम करता है? सारा दिन। तो उसकी तो सारा दिन की गतिविधि ही व्यायाम युक्त है। तो कायदे से तो हम लोगों को सारा दिन का, जो आज से 50 साल पहले हम लोग के पैदा होने के समय पे जो गतिविधियां थी, उस तरह की गतिविधि हम लोग की सारा दिन होनी चाहिए। लेकिन आपने भी कुर्सी पकड़ ली और मैंने भी कुर्सी पकड़ ली, और जिसको हम छोड़ते ही नहीं 8 9 10 घंटे। इन कुर्सियों में पकड़ने के बाद हमने व्याधियों को अपने शरीर में जो आमंत्रित करना आरंभ कर दिया। तो व्यायाम अब हमारे लिए क्या रह गया? सुबह और शाम। तो पहली चीज तो हम व्यायाम कभी भी करें, वह समान रूप से हमारे लिए प्रभावी, उपयोगी और स्वास्थ्यवर्धक होता है। पहली बात, कौन सा व्यायाम करें? जो हमारे शरीर के अनुकूल। चला जा नहीं रहा तो कैसे हम तेज चाल से चलेंगे? तो जब तक भगवान ने स्वास्थ्य दे रखा है, जब तक शरीर चल रहा है, तब तक जितना चल लो। जो दौड़ सकता है वो दौड़े, जो ब्रिस्क वॉक कर सकता है वो करे, जो ब्रिस्क नहीं कर सकता वो आराम से चले। आराम से नहीं चल सकता धीरे चले, चल ही नहीं सकता साइकिल चलाए। जो नॉन वेट बियरिंग एक्सरसाइज है, जिसमें हमारे शरीर का वजन घुटनों पे, पीठ पे नहीं पड़ता, स्विमिंग टाइप की, वो करें। जो हाथ पैर हम जितना चला सकें उतना हमारे लिए लाभकारी होगा। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि हम अपना 80 किलो वजन लेके और आधा घंटा हम जॉगिंग करते हैं, तो बाकी लोग म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। हम बैठ गए और हमने ये एक्सरसाइज करनी आरंभ कि साहब हम तो 1 घंटा योगा करते हैं। तो अब 1 घंटा जो यूं कर रहे हैं तो उससे हम आधा घंटे की जॉगिंग की तुलना नहीं कर सकते। तो हम जो ये अपने जितनी भी क्रिया हम अपने बेडरूम में बैठ के कर लेते हैं, जो कि आजकल बहुत प्रचलित होती जा रही हैं, यह सारी क्रियाएं लाभदायक हैं उस व्यक्ति की तुलना में जो ये भी नहीं कर रहा। लेकिन इन सबसे उतना ही फायदा मिलेगा जितना हम एक्टिविटी कर रहे हैं, और उसके कंपैरिजन में जो व्यक्ति आधा घंटा जॉगिंग कर रहा है उसको असीमित फायदा मिलेगा। तो हम व्यायाम कभी भी कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ यह आता है भोजन के बाद व्यायाम। जो हम लोग की एक आदत होती है, रात में खाना खाए तो चलो टहल के आते हैं, बहुत अच्छी चीज है। जब तक हम स्वस्थ हैं, भोजन के बाद हम टहल आए, भोजन के बाद हम जॉगिंग तो नहीं करते। तो फिर वही वाली बात, आराम से चहलकदमी कर रहे हैं, वो चहलकदमी हमें स्वास्थ्य पे थोड़ा लाभ देगी, और वही खाने के पहले हम ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं वो हमें ज्यादा लाभ देगी। शरीर में हमारे कोई भी हार्ट वगैरह से संबंधित, सांस से संबंधित परेशानी है तो भोजन के बाद बिल्कुल हम वो ना करें,
क्योंकि उस वक्त शरीर में भोजन गया आंतों को ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत है उसको पचाने के लिए। हम चलने को कह रहे हैं कि ब्लड को पहुंचाओ पैरों में, तो क्या हुआ, द्वैत। शरीर को चाहिए पेट में, पहुंचा रहे हैं पैर में, तो खाना भी हजम नहीं होगा, व्यायाम भी अच्छा नहीं होगा। तो ये वाली चीज से हमको बचना है। तो अगर हम जवान हैं, हार्ट वार्ट ठीक है, तो वो थोड़ा ज्यादा काम करके दोनों जगह पहुंचा देगा, वरना वो नहीं पहुंचा पाएगा और फिर हमें हार्ट संबंधित परेशानी होगी। तो जो हार्ट संबंधित जिनको परेशानियां हैं वो भोजन के बाद व्यायाम नहीं करेंगे, बाकी सुबह शाम अपनी सुविधा अनुसार करें। नंबर 1, जितना कर सकते हैं उतना करें, थोड़ा उससे ज्यादा करने का प्रयास करें जिससे हमको स्वास्थ्य का लाभ और हो। और जो जिसका वजन बढ़ा हुआ है, वजन बढ़ा हुआ, हमने कहा कि साहब हमारा वजन 80 किलो है, तो क्या हम ओवरवेट है? वजन घटने बढ़े होने की परिभाषा थोड़ी सी बदलने की कोशिश करिए। बाथरूम में अपने दर्पण जरूर लगाइए, है। अब उसका कार्य क्या है उस दर्पण का? आपको अपनी हेल्थ के लिए उसका प्रयोग करना है। क्या? जब हम कपड़े उतार के खड़े हुए तो एक सेना में एक चीज कह जाते, रंगरूट से, और छाती बाहर पेट अंदर। हम सबकी छाती अंदर है, पेट बाहर है। तो हमारा पेट अगर बाहर है तो हम कतई स्वस्थ नहीं। तो अपने आप को साइड से देखें, साइड पोज, और फिर हम देखें कि हमारा पेट कहाँ जा रहा है, और ये छाती अंदर और ये पेट बाहर, है ना। तो ये जो पेट बाहर है यह हमारी बीमारियों का एक द्वार है, यहीं से बीमारियां घुसती। तो जब तक हमारा पेट की चर्बी कम नहीं होती तब तक हम इन सारी परेशानियों से नहीं बच सकते। इस पे हमें ध्यान फोकस करना है, पेट को अंदर करना है। पेट की चर्बी वही लीवर में पहुंचती है, जो अभी पिछले वर्ष की रिपोर्ट्स में दिल्ली प्रदेश में 70% वयस्कों को फैटी लिवर निकला है। दिल्ली में 70%। बिना दारू पिए देवदास बनना, ये आज हमारी नियति है। क्यों? भोजन में कैलोरी ज्यादा लेना और व्यायाम ना करना, पेट में चर्बी जमा हुई, पेट से वो लिवर में पहुंची, फैटी लिवर बना, और उसने बाद में जाके और परेशानियां। तो हमें इस पे एक्टिविटी बढ़ाएं, जब जिस वक्त जितनी कर सकें। एक्स्ट्रा कैलोरी जो हमारी आवश्यकता के अनुसार ठीक नहीं है उनको कम करें। हम जितना प्राकृतिक भोजन है, हमें गेहूं खाना है, तो गेहूं पूरा हम नहीं पचा पाएंगे गाय भैंस की तरह, हमें उसको उबालना पड़ता है, हमें उसको तोड़ के दलिया बनाना पड़ता है जिससे आसानी से पच जाए। दलिया, गेहूं पूरा दलिया के फॉर्म में ठीक चलेगा, मोटा पिसा हुआ आटा चलेगा। अब जितना हम बारीक करते जाएंगे, जितना चोकर निकालते जाएंगे, गड़बड़ होता जाएगा। उस चीज का हम ध्यान रखें। तो प्राकृतिक रूप में जितना हम अपने भोजन को लाते जाएंगे, हम सुखी रहेंगे। तो बढ़े हुए वजन को घटाना वह प्राथमिकता मानते हुए तब हमें अपनी शरीर को उसके अनुसार परिवर्तित करना। डॉक्टर एक सिंपल बात, इसी को एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि जैसे डॉक्टर साहब ने पूछा, डॉक्टर भदौरिया ने पूछा भी एक्सरसाइज क्या करें, वॉकिंग के बारे में जरा बताइए। कि वॉकिंग एक बड़ी बड़ी एक फंडामेंटल एक्सरसाइज है कि सब तरीके से अच्छी होती है। तो जैसे डॉक्टर भदौरिया, इनके 50 ईयर्स एज है, या कोई 60 ईयर पे, नॉर्मल थंब रूल कितना है, कितने कितने स्टेप चला जाए, या कितने किलोमीटर चला जाए, या कितने मिनट चला जाए, ब्रिस्क वॉक चली जाए, या कैसे चली जाए? एक थोड़ा सा इसके वॉकिंग के बारे में। जितना हम कर सकें उतना करें, उससे थोड़ा ज्यादा करने का प्रयास करें। पहली बात, जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है वो काम ना करें। हमें चलने में घुटने दुखते हैं और हम जबरदस्ती टहल रहे हैं, स्टैंडर्ड आदमी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि हमें अगर कोई दिक्कत है, हमारे घुटने दुख रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो घुटने को खराब कर रहे हैं। हम चल रहे हैं, सांस फूल रही है, छाती में भारीपन हो रही है, हम चल रहे हैं, तो अपने हार्ट को खराब हो रहे हैं, आईसीयू पहुंचेंगे। तो जो चीज हमसे नहीं हो रही वहां जबरदस्ती नहीं करनी, लेकिन अपनी क्षमता पर उसको करके अपनी एक्सरसाइज कैपेसिटी जिसे कहते हैं उसको बढ़ाने का हमें प्रयास करना है, जिससे कि वह हमारे लिए ठीक हो सके। तो
तेज तो हल्के चलें, हल्के ना चल सके तो साइकिल चलाएं। इस प्रकार से अपने आप को अपने लिए व्यायाम का निर्धारण स्वयं करते हैं। जी ये वैसे अरविंद जी म्यूट अनम्यूट कर लीजिए अरविंद जी। सॉरी मैंने आपको, हाँ। और कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं तो फिर मैं एक क्वेश्चन मैं ही पूछ लेता हूँ। नहीं साहब, एक मिथ है, जैसे कि हमारी एक दिन बात हो रही थी मुकुल जी से भी, कि जो हमको डायबिटीज है और डायबिटीज में मेडिसिन की जगह इंसुलिन के जब इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो कोई डॉक्टर अगर एडवाइस करते हैं कि साहब इंसुलिन के इंजेक्शन लगा लें, तो पेशेंट थोड़ा सा उसको अवॉइड करता है, या तो उसके मिथ है कि बोले साहब ये कोई मेरी लास्ट स्टेज आ गई है या कोई ऐसी स्टेज आ गई है। और डॉक्टर्स तो खैर जो बेटर, अभी आपने कहा कि जो बेटर होगा पेशेंट के लिए डॉक्टर तो वही एडवाइस करते हैं उसके अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा मिथ में है, या डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंगली अगर ठीक ठाक भी है, जैसे अगर किसी का 8 है या 9 या 10 है, मतलब अगर आप कहते हैं साहब इसमें इंसुलिन होना चाहिए, तो शायद मुकुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप उंगली कर। मैं ये कहना चाह रहा था अरविंद जी कि इंसुलिन अगर डॉक्टर हाँ एडवाइस वही, कर रहा है, हाँ वही आज मैंने भी यही कहा है। हाँ, तो उसको लेने में डरना नहीं चाहिए। हाँ तो वो सारी परिस्थितियों को देख के समझ के आपको एडवाइस कर रहा है। इवन दो अगर आपकी डायबिटीज पुरानी नहीं भी है, लेकिन उस स्टेज पर आ गई है और प्रॉपर एसेस करके वो इंसुलिन अगर सजेस्ट कर रहे हैं, तो वो मिथ नहीं है। डॉक्टर साहब भी बताएंगे डॉक्टर। जी। हमारे एक सीनियर ऑर्थोपेडिशियन हैं यहाँ शहर के, वो कई वर्ष लीबिया रहे, तो वो अपने संस्करण बताते थे कि लीबिया में वो जैसे किसी से कहते थे भाई ऐसा ऐसा हो गया तुम्हारी सर्जरी करनी पड़ेगी, और फिर जब उसका मुंह देखते थे तो वो कहता था, पेशेंट कहते हमारा यूजर एक्सपीरियंस था, डॉक्टर साहब कब करनी है, क्या डेट दे रहे हैं? कहते हम तो उसको इसलिए देख रहे हैं कि अब वो झिकझिक करेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो कह रहा है डेट दे दीजिए, बताइए डेट किससे ले लूं। तो एक समाज की एक अपनी प्रचलन होता है। तो कहते हैं लीबिया में मैं जिससे सर्जरी की बात करूं, वो बिना किसी उसके और सीधे वो तारीख लेता था, वो आके लेट जाता था, हाँ भाई सर्जरी कर दो। हमारे यहाँ क्या है, 20-25 वर्ष पूर्व एस्थमा के लोगों के लिए वो इनहेलर आने शुरू हुए, 25-30 वर्ष हो गया। तो जब इनहेलर आने शुरू हुए तो लोगों ने कहा इनहेलर मत लेना, इनहेलर की आदत पड़ जाएगी, मैं गोली खाता हूं तुम भी गोली खा। अरे भाई, कल भी एक महिला मिली, वो मुझसे यही कह रही थी, हमने गोली खाई, वो पूरे सर के बाल से पैर के नाखून तक शरीर के हर हिस्से में गोली एब्जॉर्बर घूमती रहेगी, जहां उसका काम ही नहीं है। उसका काम है केवल गले में हमारे ट्रैकिया से लेके लंग्स तक बस, और वो जबरदस्ती हम उसको पूरे शरीर में फिरा रहे हैं, तो 10 गुनी डोज दे रहे हैं, पूरे शरीर पे उस दवा का प्रभाव डाल रहे हैं, और काम यह करने के लिए 1/10 डोज यहाँ पे मिली। इनहेलर आ गया, इनहेलर में हमारी गोली की तुलना में 1/100 डोज होती है। हमने लिया और सीधे गया जहां उसे काम करना है, काम करके खत्म, शरीर में कहीं उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं और तुरंत आराम। लेकिन समझ में नहीं आई लोगों को, हर नई चीज का विरोध। तो ये है जिसको रायवीर रायचंद आजकल नाम दिए गए हैं, कुछ लोग आंदोलन जीवी, ये उसी प्रकार के लोग हैं जो विरोध करना है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक क्वेश्चन की तरह शुगर को कंट्रोल करने की दवा, बस, कोई विशेषता नहीं है। अंतर क्या है? बाकी दवा खाई जाती है, इंसुलिन इंजेक्शन के द्वारा लगाई, इंजेक्शन के द्वारा लगाई जाती है, तो उसके साथ में जुड़ी हुई एक थोड़ा सा इंजेक्शन का डर, एक इंजेक्शन का दर्द, और एक तामझाम की असुविधा, ये 3 चीजें जुड़ गई बस। अब हम असुविधा से बचना चाहें तो ठीक, लेकिन वो एक तरह की दवा है। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब कोई नेचुरल ट्रीटमेंट दो मुझको, ये सब आर्टिफिशियल चीजें, इनके बड़े साइड इफेक्ट होते हैं। अच्छा ये बताओ भाई, हमारे शरीर में जो शुगर की दवाएं हैं, हमारे शरीर में शुगर की दवा बनती है क्या?
नेचुरली तो नहीं बनती। नेचुरली क्या बनता है? इंसुलिन। और हम इंसुलिन दे रहे हैं तो नाराज हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये द्वैत कहाँ है? सारे द्वैत हमारे अपने अंदर है। हमें नेचुरल भी चाहिए लेकिन इंसुलिन नहीं चाहिए। हमें फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट चाहिए लेकिन सारे दवाओं के साइड इफेक्ट होंगे क्योंकि वो आर्टिफिशियल है। इंसुलिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता लेकिन सब इंसुलिन नहीं चाहिए। 100 वर्ष पूर्व 1922 में हम जो बच्चे डायबिटीज जिनको होती थी, माँ बाप जा जाके भगवान के आगे मिन्नतें मांगते थे, भगवान कुछ ऐसा कर दो मेरा लाल जो है वो बच जाए। और वो लाल 6 महीने के अंदर उसकी राम राम हो जाती। भगवान ने सुन ली। उन्होंने कहा अच्छा इसको बचाने के लिए मैं तुझे इंसुलिन दे देता। इंसुलिन आ गई, लाल बच गया, लाल चल गया। और आजकल 100 साल होते हुए अब वो लाल 100 50 साल इंसुलिन के साथ चल जाता है, कुछ नहीं होता। लेकिन अब हम नो 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 नो, ये हमें इंसुलिन नहीं। अरे भैया तुम्ही ने तो मांग मांग के मिन्नत मांग के मंगवाई थी, अब तुम्हें इंसुलिन क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जितना मिल जाता है, जैसे ट्रेन में होता है ना, हम कहते हैं अरे एक कोना जरा सा कोना दे दो टिका लें। लेकिन जैसे एक कोना टिकाते हैं हम कहते हैं जब पूरा बैठने दो। और फिर हम कहते हैं जब उधर इसको आराम से टेक भी तो लगानी है। तो वही चीज हमारे यहाँ पे भी होती है, हम संतोष नहीं होता। इंसुलिन प्राकृतिक चीज है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दवाएं थोड़े समय में कार्य करना बंद कर देती है लेकिन इंसुलिन कार्य करती रहती है। दवाओं को मैं कहता हूं गर्लफ्रेंड। जब आपके अच्छे दिन होते हैं तो आपका साथ देती है। जब आपकी किडनी खराब हो गई, जब आपका हार्ट पे असर आ गया, जब पैरालिसिस हो गई, जब पैर कट गए, जब आंखों की रोशनी चली गई डायबिटीज के कारण से, तब दवा भी कहती है मेरे बस की नहीं रही, मैं चल, उसका असर खत्म। अब कौन आती है? पत्नी, जो है इंसुलिन। हम उससे डरते घबराते बचना चाहते हैं लेकिन वो कहती है तुम्हारे बुरे दिन में काम नहीं आऊंगी और मैं तुम्हारे साथ अंत तक, जीवन की किसी भी अवस्था में इंसुलिन कारगर है, दवाई नहीं है। तो सबसे अच्छी चीज हमारे पास इंसुलिन है, जो कि नेचुरल है, फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट है, इफेक्टिव है। कोई इसका ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां पे इंसुलिन नहीं दे सकते। इससे अच्छा ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? तो हमारे शरीर में इंसुलिन देने की राय किसी डायबिटीज के व्यक्ति को कब दी जाती है? जब हमारी दवाएं प्रभावी नहीं हो पा रही, तब हम कहते हैं इंसुलिन ले दो। दवा प्रभावी कम नहीं हो पाती, दवा अपने आप काम नहीं कर रही, दवा जा रही है शरीर में और इस शरीर से इंसुलिन निकाल रही है। तो जब तक शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बन रही है तब तक दवा काम करेगी। और जब इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बननी कम होती जाएगी तो दवा निष्प्रभावी होती जाएगी, तब हमें बाहर से इंसुलिन लेनी है। अब एक दूसरा उदाहरण देता हूं। आप सब लोगों ने सुना होगा, देखा होगा अपने जीवन में कि आज से 50 वर्ष पूर्व 25 फीट की बोरिंग पे गाजियाबाद में पानी आ जाता था हैंडपंप में। फिर 25 के बाद 50 फीट पे होने लगी, 100, 125, 150, आज 200 फीट पे बोरिंग होती है। क्यों? क्योंकि 25 फीट से 200 फीट तक हमने चूस लिया। हम तो गाड़ी को धोने के लिए, सड़क पे छिड़काव करने के लिए, हर चीज के लिए हम बोरिंग करके निकालते हैं और पानी को बाहर है। तो उससे हमारी वाटर टेबल घटते घटते 200 फीट पे पहुंच गई। अब एक समय आएगा जब नोएडा की तरफ से हम बिस्लरी मंगाएंगे। तो वही हमारे शरीर के साथ, शरीर में इंसुलिन बन रही थी, हमने गोली दी, एक गोली दे के निकाल ली, काम कर दिया। थोड़े दिन में नहीं कि साहब हमें तो शाम को तो एक मिठाई चाहिए। ठीक बेटा तू मिठाई खा, मैं 1.5 गोली कर देता हूँ। हमने थोड़ी और निकाल ली, हमने 25 फीट की जगह 50 फीट की बोरिंग कर दी। आपने कहा तो हमें तो अभी शादी के दिनों में तो हमें वो भी करना है, ये उस दिन तो हमें ये भी खाने वो भी खाने। उन्होंने कहा ले बेटा एक आधी गोली और ले। अब हमने 100 फीट की बोरिंग कर दी। तो हम जितनी हमारी घी तेल चिकनाई कैलोरी ज्यादा लेते हैं, जितना शारीरिक परिश्रम कम करते हैं, जितना हमारा वजन, पेट में चर्बी ज्यादा होती है, दवाएं कम काम करती हैं। हम ज्यादा दवा देके इंसुलिन ज्यादा निकालते हैं, हम बोरिंग बढ़ाते जाते हैं और अंत में एक समय जाता है कि हमारा नींबू निचुड़ चुका, अब उस नींबू में रस नहीं बचा, अब बाहर से नींबू का रस मंगवाना पड़ेगा, ये नींबू फेंको।
तो वो समय है जब हमें इंसुलिन लेनी पड़ती है। तो हम अगर इंसुलिन को किफायत से इस्तेमाल करें, दवाओं को की मात्रा कम से कम में काम चला लें, वो डॉक्टर तो नहीं कर सकता। डॉक्टर के पास बढ़ी हुई शुगर लेके आओगे तो डॉक्टर के पास दो चीजें, एक वो भाषण देगा जो मैं अभी 1 घंटे से दे रहा हूं, और दूसरा वो गोली देगा। तो आप अपनी शुगर को बढ़ा के लाएं, या तो भाषण। नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरे पास एक क्वेश्चन है। थोड़े समय में जब इंसुलिन खाली हो जाएगी तो बाहर से इंसुलिन दे देंगे। तो ये तो प्राकृतिक नियम है, प्रकृति का नियम, जिस पर हमें उसका जो वो कह रहा है वो उसका अनुपालन करना होगा। हम उससे बच नहीं सकते। कभी ना कभी हमारी इंसुलिन खत्म होगी, तब हमें बाहर से लेनी पड़ेगी। तो जब हम देख रहे हैं, या तो हम अपनी डाइट, एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन करके उसको कंट्रोल कर ले, नहीं कहें तो बाहर से इंसुलिन लें, कोई इसमें खराबी क्या है। स्वस्थ रहना है, ये श्राप नहीं है। इंसुलिन को मैं वरदान कहता हूं, हम उसे श्राप की तरह से लेते हैं। सही समय पे लेंगे, काम करेगी। मुकदमा चल रहा था, हमारे 1 करोड़ रुपए कहीं फंसे हुए थे ग्रेच्युटी पेंशन की। 60 साल पे हम रिटायर हुए, उस वक्त हमें 1 करोड़ रुपए हमारे जो फंसे थे उसकी जरूरत थी, लेकिन वो हमें मिले नहीं। मुकदमा चलता रहा, 25 साल बाद वो मुकदमा हम जीत गए। 85 साल की उम्र थी, हम पलंग पे पड़े हुए थे, अब हमें 1 करोड़ रुपए ब्याज के साथ में 2 करोड़ रुपए मिल गए। अब हम क्या करें? तो अगर हम इंसुलिन को समय पे ना लेकर, आज शुगर कंट्रोल नहीं हुई, आज इंसुलिन ना, डॉक्टर साहब इंसुलिन नहीं लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन इंसुलिन नहीं लेंगे। क्यों मर जाओ? मरना चाहते हो क्या? बोल रहे हो केवल। अब जब बढ़ी हुई शुगर से आंख, नाक, सेक्स, पैर, ब्रेन खराब हो गया, अब कर अच्छा दे दो इंसुलिन, तो अब तो 85 साल में 2 करोड़ रुपए मिल रहा है, तो अब क्या कर लोगे? तो अब अगर हम सही समय पे सही काम नहीं करते, एक बार शरीर को हम डायबिटीज से प्रभावित कर चुके, अब हम इंसुलिन लेंगे, उसके बाद इंसुलिन को भर भर के कोसेंगे, तब से इंसुलिन लगाई, तब से जीवन नरक हो। नहीं, जीवन नरक करके इंसुलिन लगाई। नरक करने से पहले लगाई होती, शुगर को नियंत्रित किया होता, तब शायद इस अवस्था में नहीं पहुंचते। लेकिन अब उसको डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि नरक कर चुके। इसलिए जब, जैसा कि भाई साहब ने अभी कहा, जब आवश्यकता हो, यहाँ पे मैं आपको अपना अनुभव बता दूं कि ये बात है 7-8 साल या शायद 1-2 साल और 8-9 साल पुरानी, जब हमने अपने पास आने वाले, अब ये वो मैं उस पे जा रहा हूँ जो अभी एक भाई साहब से टेस्टोस्टेरोन की बात हो रही थी कि हम आग्रह के साथ में थोड़ा दुराग्रही हो जाते, तो मैं अपना दुराग्रह बता रहा हूँ। ये 8-9 वर्ष पूर्व जब मेरे पास पेशेंट्स आते थे, नई शुगर मालूम पड़ी, और शुगर कितनी, 400-500, तो मैं उनको उस वक्त राय देता था कि आप 1 महीने के लिए इंसुलिन लगवाइए, 1 महीने के लिए इंसुलिन लगवाइए। आप अपनी 400-500 जो कि आसानी से अभी दवा से नहीं कंट्रोल होगी, समय लगेगा, आप उसको मैं इंसुलिन से कंट्रोल कर रहा हूँ, हल्की दवा दे रहा हूँ, हल्की दवा धीरे धीरे काम करेगी, महीने भर में शुगर आपकी ठीक रहेगी, दवा का असर आ जाएगा, मैं इंसुलिन लगा दूंगा। और मैंने अपना डाटा कंपाइल किया, 1000 पेशेंट्स हमारे वो 2-3 सालों में ऐसे थे जिनको भगवान की दया से, भगवान का आशीर्वाद है कि मैं पहली बार डायबिटीज पता चले हुए पेशेंट्स को, 1000 से ऊपर पेशेंट्स को मैं 2 से 3 वर्षों में इंसुलिन 1 महीने के लिए देके उनको ठीक कर सका। जहां 10 साल की डायबिटीज के बाद लोग तैयार नहीं होते, भगवान की कृपा से मेरे 1000 से ऊपर पेशेंट नई डायबिटीज में तैयार हुए। ठीक है, उसमें से 50-100 ऐसे भी रहे होंगे तो हमसे नाराज होते गए होंगे कि पागल हो गया है, लेकिन क्या है, मैंने उनको 400-500 वाली शुगर के दुष्प्रभाव से बचाया, और उसके बाद 1 महीने बाद वो हल्की दवाओं पे वो काबू में रहे, जबकि उनकी तुलना में हमें पहले ज्यादा तेज दवाएं देनी पड़ती थी। तो ये वो फायदा है, जब सही समय पे 500 शुगर पे शरीर को क्षति पहुंचाएगी, उसके बजाय मैंने उनकी शुगर फटाफट कम करके उसके बाद किया। और अब मैं आपको बताऊं, लिटरेचर भर गया उसके बाद। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने शुरू किया, मुझसे पहले बहुत सारे लोग ये काम शुरू कर चुके थे, लेकिन उसके बाद अगले 2-3-4-5 सालों में लिटरेचर भरा पड़ा था कि यदि हम ऐसा करते हैं
ये हम पैंक्रियास को जो इंसुलिन बनाता है उसे पुनर्जीवन दे देते हैं। सेकेंड विंड फॉर पैंक्रियास, इसके नाम से एडिटोरियल्स आए हैं जर्नल्स में। तो यह बहुत अच्छी विधा है अपने पेशेंट को उस हाई शुगर के दुष्परिणामों से बचाने की। तो ये चीजें कई बार हमको लॉजिक समझ में नहीं आता, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी वास्तविकताएं होती हैं। तो थोड़ा सा डिस्कस करके चीजों को, उसके लिए हमें तैयार होना होगा। जी मैं स्मॉल आई कैन आस्क ए क्वेश्चन सर? जी रवि साहब। जी मेरा डॉक्टर साहब प्रश्न ये है कि अभी आपने कहा कि जो भोजन है उसको खाना चाहिए अपनी आवश्यकता के अनुसार। आई एम 75 ईयर ऑफ एज। मुझे एक सुबह में मील लेता हूँ 11 बजे, फिर अपनी इंसुलिन की टेबलेट एक मील शाम को 7 बजे। तो और लोग कहते हैं आप 2-2 घंटे बाद चाहे भूख है चाहे नहीं खाई है आपको खाना चाहिए। तो क्या प्रोसेस ऑफ ईटिंग शुड बी मिनिमल ईटिंग आफ्टर 2-3 ईयर्स, ये या मैं सुबह ये जो मेरा गैप है ठीक है? दिस इज माय क्वेश्चन सर। बहुत बढ़िया आपने सवाल किया, धन्यवाद। और ये वैसे मुझे आपका दिया हुआ वो जो लेटर ऑफ अब्राहम लिंकन टू टीचर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं उसके लिए आपका ऋणी हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी चीज आपने मुझे दी थी, जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक थी, प्रेरणास्पद थी। तो बात हो रही थी भोजन की। मैं स्वयं 20 वर्ष पूर्व अपने सभी लोगों को बताता था, क्योंकि मैंने किताबों में वही पढ़ा कि नाश्ता करो, 2-2.5 घंटे पे फल खाओ और चने खाओ, भोजन करो, शाम को फिर फल खाओ, दूध पियो, फिर रात में भोजन करो। ये क्यों मैं बताता था? क्योंकि मैंने यही एलोपैथी में सुना, यही एलोपैथी में पढ़ा, और कि डायबिटिक्स को थोड़े थोड़े समय पे खाना चाहिए, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स डायबिटिक्स को देना चाहिए, वरना हाइपो में चले जाते हैं। और कुछ समय में फिर जैसे जैसे अपनी एक जगह पकड़ थोड़ी मजबूत हुई, अब हमने और जहां पढ़ना सीखना जानना शुरू किया। आयुर्वेद तो बिल्कुल अपोजिट कहती है। आयुर्वेद कहती है कि आपको जब तक तेज भूख ना लगे तब तक आपको कुछ भोजन नहीं करना, अध्यशन हो जाता है। एक बार अधपचा भोजन में तुम दूसरा भोजन मिला दोगे, अध्यशन नाम उसके लिए दिया गया, वह हमारी पाचन क्रिया को, हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बर्बाद कर देगा। अब सीधी बात है, हमारे लिए तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, मैं इसकी मानूं इसकी मानूं, और वास्तविकता यह है। फिर मैं अब इसमें रूल ऑफ थंब क्या है? एलोपैथ्स को जीवन शैली नहीं आती, तो एलोपैथ की नहीं सुननी, आयुर्वेद की सुननी है, क्योंकि वह जानता है क्या सही है क्या गलत है। हमारे पास हमारी शरीर की एक आवश्यकता, अभी क्या हुआ कि जैसे 1 तारीख को सैलरी मिली, हमारे पास महीने भर का आ गया, अब हमने उसको बैंक में रखा, आवश्यकता अनुसार निकालते जाएंगे और उसको खर्च करते जाएंगे। हमारे शरीर में भी हमने भोजन किया, जो भोजन से प्राप्त कैलोरी थी उसको हमने लिवर में एकत्रित किया, लिवर से भी ज्यादा हो गई। जैसे बैंक में हमने बैंक अकाउंट से हमने एफडी खोल दी, तो हमारा बॉडी में क्या होता है कि पहले हम लिवर में एकत्रित करते हैं, फिर उसके बाद एफडी करा देते हैं। एफडी होती चर्बी के लिए। अच्छा, ये एक्स्ट्रा अमाउंट है, जरूरत के समय बचा के रखते हैं, और वो एफडी एक बार हो जाती तो जल्दी टूटती नहीं है, तो हमारी भी जो चर्बी इकट्ठा हो जाती है वो जल्दी टूटती नहीं। तुरंत मिली हुई ऊर्जा को अगर हमने एक भोजन किया, अभी वो इकट्ठा हो रहा था, हमने और दे दिया, कह रहे यहाँ तो पहले ही काम चलता है, ये एक्स्ट्रा हो गया ना, चर्बी की तरफ डाइवर्ट, तो शरीर उसको चर्बी के रूप में स्टोर करा दे, क्योंकि अभी उसकी जरूरत ही नहीं थी, एफडी बना दी। अब यह हमारे ऊपर बोझ बन जाती है चर्बी। जितना चर्बी जमा होती जाती है, पुरानी चर्बी, जैसे घर में रखा हुआ तेल सड़ता है ना, घी सड़ता है पुराना, वैसे चर्बी सड़ती है। तो जो पुरानी जमा चर्बी जो उपयोग में नहीं आई, जिसकी सफाई नहीं हुई, सफाई मतलब हमने गतिविधि की, पुरानी चर्बी निकाल दी, पुरानी चर्बी निकाल ली, अब उसके बाद खाली कर लिया, फिर नई चर्बी जमा होनी शुरू हुई, तो सड़ी नहीं। तो हमारे यहाँ जो उपवास का सिद्धांत था वो कितना कारगर था कि 6 दिन खाओ, 1 दिन उपवास रखो, पुराना हजम कर दो, फिर 15 दिन खाओ, 1 दिन एकादशी रखो, पुराना हजम कर दो।
फिर उसके बाद 6 महीने खाओ, नवरात्र के व्रत रखो और पुराना भोजन कर दो। तो हम वो पुरानी जमा चर्बी को सड़ने नहीं देते थे, क्योंकि पुरानी जो फैट सेल्स हैं उनमें जो तत्व निकलते हैं वो हमारे शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक और कैंसर करते हैं। मोटापा कैंसर का एक कारण है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि एक भोजन जब पच जाए, जब शरीर में उसके लेवल, अब शुगर लेवल डाउन होने लग जाए, जब वो कहे अब कम हो रही है, अब पुराना निकालना शुरू करो, उसके बाद जब भूख लगे तब हम अगला भोजन हमें करना चाहिए। जब तक तेज भूख ना लगी वो नहीं करना चाहिए। आपने कहा दिन में हम 2 बार खाते हैं, अरे वास्तविकता यही थी हमारे भारतीय जो जीवन शैली की। हम सुबह और रात 2 ही बार खाते थे, शाम को खाते थे, सूर्यास्त के बाद नहीं खाते थे। और सूर्यास्त से सूर्योदय तक 12 घंटे जो हम खाली पेट रहते थे, तो सब पुराना जमा हुआ साफ हो जाता। तो ये हमारी एक स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली थी, जिसको जब से बिजली का आविष्कार हुआ, जब से घरों में बल्ब लग गए, जब से हम वो सूर्यास्त के का वो हमने, अरे यार ये तो घोंसले हैं कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? आराम से खाओ। अब हम 12 बजे रात में 2 बजे खाते हैं, तो हम बिना भूख के, बिना खाना पचे खाते हैं। उस खाने को स्टोर करते हैं, उससे हम सड़ाते हैं, सड़ी हुई फैट सेल से हम कैंसर करवाते हैं और डायबिटीज करवाते हैं और हार्ट अटैक करवाते हैं। और उसके बाद अस्पताल में जाके अस्पताल को कोसते हैं कि तुमने हमें लूट मचा रखी। तो ये जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इससे अब इसमें जो बात होती है एक्सेप्शन, इसमें एक्सेप्शन कहाँ पे है? एक्सेप्शन वहां पे है जिस डायबिटिक व्यक्ति को हम इंसुलिन दे रहे हैं। इंसुलिन एक बहुत प्रभावी औषधि है। यह हमारी अगर ज्यादा हो जाती तो शुगर को घटाने भी लग जाती है। तो जब हम देर समय तक खाली पेट रहते हैं, इंसुलिन काम करिए। क्योंकि अब नॉर्मल शरीर में क्या था, नॉर्मल शरीर में भगवान ने बहुत बढ़िया कंप्यूटर लगा के भेजा है। शुगर बढ़ी, इंसुलिन सीक्रेट हुई, शुगर डाउन हुई, इंसुलिन बनना कम चल गया। यहाँ क्या हुआ, हमने इंसुलिन लगा दी, इतनी इंसुलिन हो गई, हमने खाना खाया, शुगर बढ़ी, खाना पच गया, शुगर कम हो गई, लेकिन इंसुलिन यहीं पे है, वो चलती जा रही है। तो जब खाना पच गया तो इंसुलिन काम करती जा रही, शुगर हमारी लो हो जाएगी। उससे बचने के लिए इंसुलिन लेने वाले पेशेंट्स में, ज्यादा डोज लेने वाले पेशेंट्स में हमें ये राय देनी पड़ती है, भैया 3 घंटे हो गए, स्मॉल स्नैक्स ले लो। अदरवाइज एक स्वस्थ व्यक्ति को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वह 2 समय के भोजन ले, रात का भोजन जल्दी करे, 12 घंटे जो इंटरमिटेंट फास्टिंग, अरे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहाँ से आई? नोबेल प्राइज जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग पे मिला, उसको कहाँ से ये आइडिया मिला? उसने बोला ये हमको आइडिया इंटरमिटेंट फास्टिंग का, ये भारतीय उससे मिला, जो उनके शास्त्र हैं कि जिसमें वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कराते थे, निर्जला एकादशी का व्रत कराते थे, सब पूरा साफ कर देते थे, उससे हमें फायदा मिला। और अब ये एक सिद्धांत है। उसके बाद नोबेल प्राइज वो जीत के ले गया, और बाकी में अब सिद्धांत बन गया कि हमारी लॉन्जिविटी, हमारी आयु किससे बढ़ती है? आयु घटती है अपनी आवश्यकता से अधिक खाना खाने से, और आयु बढ़ती है उपवास करने से। तो हम अपनी आवश्यकता से कम भोजन लेते हैं जब तो हमारे पास एक्सेस कैलोरी नहीं होती, और एक्सेस कैलोरी जमा होकर फैट के रूप में सड़ती नहीं है, तो हमारे पास ये व्याधियां प्रवेश नहीं करती, हमारी आयु बढ़ती है। और उल्टा चलने पे आयु घटती है और बीमारियों की संख्या और आईसीयू के एडमिशंस की संख्या बढ़ती है। गाली तो अंत में अस्पताल को, डॉक्टर को मिलती है, उसकी कोई बात नहीं। तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, जैसे कि आपने बताया कि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आपको डायबिटीज है तो आपको फास्टिंग नहीं रखना चाहिए, तो ये क्या मिथ है? ये जी मिथ कुछ भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि कोई भी एक जो तथ्य है वो पूर्ण सत्य नहीं होता। कोई भी तथ्य पूर्ण सत्य नहीं होता, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं। डायबिटिक्स को फास्टिंग नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि जैसे बात हुई कि इंसुलिन अगर हम फास्ट और इंसुलिन दे दी, इंसुलिन काम करती जा रही, शुगर हो जाएगी और हम बेहोश हो जाएंगे।
वैसे ही डायबिटीज में प्रयोग में आने वाली जो अब तो हमारे पास 10 वर्षों में पीछे एक से एक बढ़िया चीजें आ गई, मतलब अब काम करने में मजा आता है। और आज से 25 वर्ष पूर्व तो हमारे पास हमारी मसालदानी में एक नमक और एक मिर्ची, केवल 2 मसाले आते हैं। तो वो जो व्रत प्लस भरत है वो बड़ा भारी बैठता है। दिन भर हमारी शुगर लो उसका रिस्क, और रात में उसकी शुगर हाई उसका रिस्क। तो इसलिए हमें उनके साथ में फिर थोड़ा सा दवाओं को ऐसा मॉडिफाई करना पड़ता है कि आपको रखना है व्रत अवश्य रखिए, ये सुबह कर लीजिए, ये शाम कर लीजिए, हो जाएगा। तो ये चीजें अब जब जनरलाइज करते हैं तो जनरलाइजेशन में तो हमको ये करना पड़ता है ना, पीपल के पेड़ के नीचे भूत है वहां मत जाना, एक सेंटेंस में बात खत्म, वरना एक्सप्लेनेशन देते रहो। तो इसीलिए कह दिया डायबिटीज को व्रत नहीं रख, बात खत्म। जी निधि शर्मा मैम का क्वेश्चन है कोई, निधि मैम पूछना हाँ, चाह रही नीतू जी का क्वेश्चन। नीतू जी वीडियो ऑन कर लीजिएगा अपना। निधि मैम। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब, बहुत एनलाइटनिंग सेशन है। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मिल्क प्रोडक्ट्स का क्या रिलेशन है? जैसे कई साइट्स हैं वहाँ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का इंसुलिन रेजिस्टेंस से कुछ इम्पैक्ट बताते हैं, तो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? मिल्क कहा आपने या मीट कहा? मिल्क, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट। हाँ जी। अब हम फिर से अपनी प्राचीन अपनी भारतीय परंपरा पे लौटते हैं। जब कोई पुरोहित ऋषि मुनि जाते थे, वो करते थे, तो राजा के पास जाते थे, राजा उन्हें 100 गायें उपहार में देते, आपको 1000 गायें उपहार में दी, और उसके साथ आप जाइए और आप अपना जंगल में आराम से गुरुकुल चलाइए। तो वह क्या करते थे, उस वक्त हमारा मुख्य खाद्य पदार्थ का कंद मूल फल, साथ में दूध, दूध का बना हुआ मक्खन, दही, मट्ठा, घी, ये था उस वक्त का है। तो अब क्या हुआ, दूध अगर खराब होता तो हमारी परंपरा में पिछले जो 5-6 हजार की ज्ञात परंपरा है उसमें ये कभी विलुप्त हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ हम आज जितना मॉडर्न हम कहते हैं कि हम अपडेटेड हैं, हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। अरे भैया, नैमिषारण्य तीर्थ में क्या होता था, सूत जी उवाच, सूत जी क्या कहते थे, वैशंपायन उवाच, वो क्या कहते थे, वो यही तो होते थे कि अपने अपने सब लोग आए, कुंभ के मेले में मिले और वहां बैठ के प्रवचन हुए, पूरे ज्ञान में बाकी लोग वह ज्ञान लेके चले गए और उस ज्ञान का 1 साल निर्वाह किया और फिर 1 साल या 4 साल में फिर आ गए। तो वो बहुत ही अपडेटेड और फ्लेक्सिबल परंपरा थी, अंडर रिवीजन रहती थी, और हमारी उसमें सारी चीजें रिवाइज हुई हैं। पुरानी पद्धति को गलत लगा, याज्ञवल्क्य ने अपनी अलग याज्ञवल्क्य संहिता दे दी, ना ना ना, ऐसा नहीं, अब ऐसा होगा। आज से मैं यह चीज का प्रतिपादन करता हूं कि अब ये नियम गलत, अब ये संविधान संशोधन हो गया, अब ऐसे होगा। तो दूध गलत नहीं है, दूध में क्या वो है, हमारे लिए दूध का उपयोग गड़बड़ होता है। पहले क्या था, सारा दिन चलना फिरना, पूरा शारीरिक परिश्रम करना, आजकल हम सारा दिन बैठे रहना और शारीरिक परिश्रम ना करना। तो दूध अच्छी चीज है। अब दूध में हमें मलाई वाला पार्ट जो है, उसका जो कैलोरी रिच पार्ट है, वो हमें हटाना है। तो हम 100 लोगों में एक व्यक्ति मुश्किल से ढूंढे मिलेगा उस तरीके से चाय पीने वाला, उसको कहते हैं ब्रूइंग। उन्होंने पानी उबाल के रखा और एक कपड़े की पोटली में भर के या आजकल टी बैग में भर के हमने उसमें डाल दिया, आप कहते हैं इसको ब्रू होने, और ब्रू होने के बाद फिर उसको डाल के उस उबले हुए पानी में वो चाय पड़ी हुई उसको देते। हम आप क्या करते हैं, हम उसमें दूध डालेंगे, हम उसमें चाय की पत्ती ढेर सारी डालेंगे, उसको एक बार खौलाया, फिर शांत किया, फिर खौलाया, फिर शांत किया। जब 4 बार ऊपर नीचे हो लेता है उसका झाग, तब हम उसको उबाल के छानते हैं, और छानने के बाद क्या करते हैं, चम्मच से और उसको कलछी में डुबो के निचोड़ लेते हैं चाय की पत्ती, उसका सारा सब आ जाए। तो वास्तव में जो हमारे चाय की पत्ती में, ये वाली बात साइंटिफिक है, जो चाय की पत्ती में जो तत्व होते हैं ब्रूइंग की स्टेज पे वो अलग निकलते हैं, और जो काढ़ा बनता है काढ़े की स्टेज में वो तत्व अलग निकलते हैं।
तो दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो जाती है। तो जो ब्रूइंग वाली जो ब्रूड चाय है, टी है, वो जो आपको एक एक रिलैक्सेशन, एक अच्छी फीलिंग देती है, वो ये जो हम लोग के काढ़े हैं देसी देसी वर्जन ऑफ चाय, वो नहीं देते। तो ये कैलोरी इंटेक भी बढ़ गया, और ये साथ में, अब ये तुलना तो शायद ठीक नहीं है, लेकिन मैं कहने को कह दे रहा हूं कि एक स्कॉच हुई और देसी साउंड डॉक्टर साउंड आपकी बंद हो गई। तो हम ले रहे हैं, एक दो ले रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, उस चीज का ध्यान रखते हुए। लेकिन इसके मेरे पास कोई बहुत अच्छा, मैं खुद भी जानता हूँ और आपसे बता रहा हूँ, शायद बहुत अच्छा उत्तर नहीं है। जितना मैं उसके बारे में बोल पाया वो मैंने आपको बताया। डॉक्टर साहब समय तो मेरे ख्याल से काफी हो गया, क्योंकि बहन जी का भी हो जाएगा, फोन आ गया होगा पीछे। तो वैसे भी प्रश्न तो खैर कई सारे अभी रह गए हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट सेशन में लें, पर चलते चलते दो तीन प्रश्न बता दीजिएगा कि अब श्राद्ध के बाद में नवरात्रि आने वाली हैं, तो जो डॉक्टर साहब ने हमारी दवाइयाँ लिखी हैं वो ही लेनी है, या डॉक्टर साहब से जाके पूछनी है कि साहब ये अगर मुझे फास्टिंग रखनी है नवरात्रों में तो मैं बिल्कुल ना रखूं या थोड़ा बहुत रखूं तो मेडिसिन चेंज कर दूं। और दूसरा एक सवाल और मिलता जुलता है कि जो फल है, फल कौन से लें, जैसे टमाटर का जूस ले लें या हम लौकी का लें या अनार का लें, मतलब जैसे अगर हम डायबिटीज है। बस ये चलते चलते दो तीन चीजें बता दीजिए, क्योंकि टाइम काफी हो गई आपका। ये व्रत वाली बात बहुत अच्छी कही। मैं अपने अधिकांश मिलने वालों को कहता हूं कि व्रत अवश्य रखिए, लेकिन व्रत रखिए, भरत मत रखिए। व्रत रखिए, व्रत को व्रत की तरह से कीजिए। माँ पार्वती ने भगवान शंकर को की आराधना की जब, तो उन्होंने जैसा होता था प्रचलन, अनाज छोड़ा, कंदमूल, फल, दूध लिए। फिर उन्होंने कहा कि साहब हम इसमें दूध छोड़ते हैं, अब उसमें कंदमूल छोड़ते हैं। और जब उन्होंने शाक भी छोड़ा है कि अब हम सब्जियां और जो पत्ते हैं, पत्ते भी नहीं खाएंगे, तब उनका नाम पड़ा अपर्णा, कि अब तो पत्ता भी नहीं खाती हैं, अब केवल पानी पे जीवन अपना वो कर रही हैं। और जब ये सब किया तब भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिया, उनको अपहरण किया उनका। तो भगवती ने तो व्रत ऐसे रखा, और हम कहते हैं भाई सुबह, चलो सुबह तो व्रत है, और जरा उसके बाद कूटू की पकौड़ी बना लो, और फिर मखाने की खीर बना लो, और शाम को फला फला चीज का हलवा बना लेना है। तो हम जो ये वाला व्रत रखते हैं वो पाए नुकसान के और कुछ नहीं होगा। तो व्रत रखिए, नव दुर्गा का व्रत रखिए। मैं आपसे एक अनुभव यहाँ पे बता दूं, बात को लंबा कर दूंगा थोड़ा सा, कि 8 वर्ष पूर्व जब मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये एक बार अमेरिका गए, अमेरिका में वो नींबू पानी वाला व्रत रखते हुए उन्होंने अपना 2 घंटे का, और अपना इंडियन जो वो था ग्रुप, उसके बीच में 2 घंटे का भाषण दिया। बड़ा पॉपुलर हुआ कि उन्होंने बीच में केवल 1 घूंट पानी पिया। तो मैं भी करूँ, तो मैंने भी अगले नवरात्र की प्रतीक्षा की। अगर जब मुझसे 15 वर्ष बड़ा व्यक्ति ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो हमने भी अगले दिन डिक्लेयर कर दिया गया, हिटलर के तरह से घर में फरमान जारी हो गया कि भाई कल से नवरात्र आरंभ है और हम नींबू पानी पर रहेंगे। थोड़े से इस तरह के हम नौटंकी पहले भी कई बार कर चुके हैं कि 1 महीना हम केवल फल पे रहेंगे। भाई साहब, ये जो मेरा आयुर्वेद की तरफ रुझान हुआ और जो उपवास का जो हुआ, मैं 2.5 महीने एक बार फल सब्जी सलाद 2 दिन पे रहा। इतनी डिवाइन फीलिंग होती। हम अपनी आवश्यकता से जब कम भोजन करते हैं, हल्का भोजन करते हैं, डिवाइन फीलिंग होती है। आपको लगता है शरीर सारा उड़ रहा है, हमारा ऊर्जा ही अलग होती है। थकान, आलस, भारीपन नाम की चीज नहीं होती, शरीर ऊर्जान्वित रहता। उस 9 दिन के व्रत में भरपूर ऊर्जा रही, पूरी क्लिनिक चली। और मजे की बात ये कि हमने जब वो पारायण किया व्रत का, उसके बाद हम लोग गए माता वैष्णो देवी धाम, और 10वें दिन हम लोगों ने चल के पूरी यात्रा की और करके आए। कुछ कोई अंतर नहीं। जब हम घर पहुंचे तो हमारे पिताजी और माँ हमको यूं देख रहे हैं कि तुम फिर नौटंकी करके आए हो, नींबू पानी पे रहे हो और ठीक लग रहे हो वैसे तो, क्योंकि नहीं,
व्यक्ति को हम लोगों को उतनी आवश्यकता नहीं है जितना हम लोग करते हैं। तो हम लोग कर सकते हैं, हमें अपनी क्षमताओं पे ही भरोसा नहीं है। हाँ, ये वाली बात अलग, फिर माता जी ने वीटो पावर उस दिन से लगा दी, खबरदार जो तुमने दोबारा नींबू पानी पर व्रत रखा। तो अब मैं उससे वंचित हूँ, क्योंकि नवरात्र के एक दिन पहले उनका फोन आ जाता है, कल से नौटंकी नहीं होगी। ठीक है मामा, लेकिन ये व्रत रखना है, दूध फल का व्रत रखिए, नंबर 1। नंबर 2, दवाओं में परिवर्तन की आवश्यकता होगी, वो पहले करा लीजिए। दूध फल का व्रत रखिए तो आप 9 दिन में वास्तव में शरीर में से बहुत सारी सफाई कर डालेंगे, काफी पुरानी सड़ी हुई चीजें उसमें निकलेंगी और नई चीजें आके उसको एक खुली हवा मिलेगी। तो हमें बस व्रत को व्रत के रूप में लें। व्रत का दूसरा नाम है उपवास। उप का मतलब निकट और वास का मतलब रहना। तो हमें व्रत में उपवास का ध्यान रखना है, जहां अच्छा, एक हाँ, आपने फल के विषय में कहा था। हाँ, फलों के विषय में 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि डायबिटीज है, तुम केला कैसे खा रहे हो? डायबिटीज वाले को फल नहीं खाना, डायबिटीज वाले को केला नहीं खाना, लेकिन डायबिटीज वाले को पकौड़ी छलनी है तो एक खा लो, कुछ नहीं होता। समोसा आया है, एक बचा हुआ है तो आधा तुम ले लो, आधा हम ले लेते हैं, कुछ नहीं होता। तो ये हमें अपनी, ये हम दिग्भ्रमित हैं, ये सही नहीं है अप्रोच। डायबिटीज वाले को हाई कैलोरी फूड से बचना है, ठीक है, और जो हमें ऐसे कार्बोहाइड्रेट से बचना है जो तेजी से शुगर बढ़ा दे। हर फल में जो मिठास होती है उसमें ग्लूकोज भी होता है, फ्रुक्टोज भी होता है, जो फ्रूट शुगर कहलाता है। तो पहली चीज तो उसका इम्पैक्ट चीनी के बराबर नहीं होता, चीनी से कम होता है। दूसरी चीज, हमें देखना है कि जो हम खा रहे हैं उसका शरीर पे इम्पैक्ट क्या है। हमने एक पराठा खाया, एक पराठे में 3 से 3.5 रोटी के बराबर ऊर्जा होती है। तो एक पराठे से जो शुगर बढ़ेगी वो 3-3.5 रोटी के बराबर। तो 2 पराठे तो खाएंगे ही खाएंगे, 7 रोटी खा के डकार लेके हम कहते हैं साहब मैं तो डाइट पे हूं। तो ये जो तरीका है हमारा, ये गड़बड़ है। और वही चीज जैसे ही कोई केला खाए, एक भी डायबिटीज, तुम केला कैसे खा रहे हो? अरे एक केला 1 रोटी के बराबर होता है भाई, तुम 7 रोटियों की डकार ले रहे हो, कह रहे कुछ नहीं होता, और मुझे 1 रोटी खाने को मना कर रहे हो। तो जितने फल हैं सब खूब मीठे होते हैं, लेकिन उनके अंदर कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है। फलों में उसके साथ विटामिन, मिनरल, फाइबर, कई आवश्यकता वाली चीजें जा रही हैं। तो हमें फल ले सकते हैं नहीं, डायबिटिक्स को फल लेने चाहिए। या इसके एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, डायबिटीज के व्यक्ति को फल लेने हैं। कब लेने हैं? उसका एक तरीका है, तीनों समय, अपने 3 समय खा रहे हैं, तीनों समय फल लीजिए। अरे यार तुम तो मार दोगे खड़े खड़े। नहीं, तरीका बता रहा हूं। भोजन के पहले फल लीजिए। अब देखिए, हमारे यहाँ बड़े मजेदार मजेदार, पूरे भारत से ही हमें सब कुछ सीखना है। हम चले जाएं गुजरात, क्या होता है, पहले स्वीट डिश खिलाते हैं, पहले स्वीट डिश खिलाते हैं, पहले ये सारी चीजें, बाद में मेन मील्स आती खाने वाली। तो जब हम पहले फल लेते हैं तो फल फटाफट एब्जॉर्ब होकर हमें तृप्ति का एहसास दिलाते हैं। हम बाद में पूरी पेट खाना खाते हैं, उसके बाद कहते हैं जरा आम काटो। आम आ गया, ये सुनो एक और काट दो। तो वो कहाँ गया? सब ओवर ईटिंग में गया। और वही आम को पहले खा लो, तृप्ति। जब आम को हमने पहले खा लिया तो 1 रोटी कम खाई जाएगी, बाद में ओवर ईटिंग होगी। तो पहले फल खाएं। आपको चावल खाने हैं, डायबिटीज में चावल कैसे खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। चावल उबाल के माड़ निकालिए, 1 रोटी और पौन कटोरी चावल बराबर होते हैं। तो हमने पहले चावल खाई,
फिर वही रोटी पूरी खा लेते हैं, चावल बाद में ओवर ईटिंग में जाते हैं। पहले चावल, तो एक रोटी हटाई, पौन कटोरी चावल लिए, और खाना है, एक रोटी और हटाई, पौन कटोरी चावल और लिए। अब खा के दिखाओ रोटी। तो चावल फिलिंग होता है, इसके साथ में खूब सब्जी, कम से कम तेल में बनी हुई खूब सब्जी लीजिए, डबल टोन दूध का खूब दही मट्ठा लीजिए, बिना तड़के की खूब दाल लीजिए। तो आप जहां 2 रोटी हटा के 1.5 कटोरी चावल लिए, आप उसके बाद खा ही नहीं पाएंगे। तो पहले फल खाएं, फिर चावल खाएं, फिर सबसे बाद में रोटी। आपको नुकसान नहीं करेंगी चीजें, क्योंकि वो आप चीजों को ओवर ईटिंग ना करके आप रिप्लेस कर रहे हो। फूड एक्सचेंज इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम फल हैं। अब बात हुई कि आम, केला, लीची, चीकू, अंगूर बहुत मीठे फल हैं, तो इनसे हमें वाजिब है कि उससे हमें कैलोरी ज्यादा मिलेगी। इनकी मात्रा हम कम कर लें, 150 ग्राम, आधा पाव, 125 ग्राम। सेब, संतरा, मौसमी, अमरूद, अनार, नाशपाती, खरबूजा, तरबूज, पपीता, जामुन, बेर, कम मीठे फल, इनकी मात्रा 250 ग्राम। तो हर प्रत्येक भोजन के पहले हम 250 ग्राम फल खाएं। खीरा, ककड़ी, प्याज, टमाटर, गाजर, मूली 1 किलो खाएं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। गाजर मीठी होती है, 1 किलो खाएंगे तब एक पराठे के बराबर कैलोरी देगी। है हिम्मत 1 किलो खाने की? पराठे 3 खा लेंगे, 4 मजा आ गया तो 4 चौथा भी सूख देंगे। तो हमको, हम दिग्भ्रमित हैं। वास्तविकता ये, हमें चीजों को पूरे संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में बताने वाला नहीं है। तो अगर हम चीजों को संयम से, नियम से, अच्छा यहाँ पे बात आ गई, एक योग के ऊपर बात आती है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का नाम है योग, और यो करना ये योग नहीं है। दूसरा योग में क्या, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये है, तब जाके योग होता है। तो जो हमारे यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, हम उनमें एक चीज को अपने सुन लिया कि ये योग हो गया ना, ये तो योग की एक क्रिया हुई, प्राणायाम, बस। इसके साथ अभी चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं किया तो काम नहीं चलेगा। भोजन में भी हमें यही है कि पूरे भोजन को समग्रता से देखते हुए हम सब कुछ खा सकते हैं। एक चीज को नियंत्रित किया दूसरी चीज से, और उसके बाद हमें वो चीजें नुकसान नहीं करेंगी। लेकिन अब इन सब चीजों में लगता है दिमाग ना, डॉक्टर के पास इतनी फुर्सत। और सही बात तो ये है भाई साहब, पूछते सब है, करना कोई नहीं चाहता। भाई स्वीट डिश में क्या है ये बता। देखिए राजा, हमने तो आपके कहने से जो पहले रस खाया करते थे चाय के साथ, वो बंद कर दिया। शाम की चाय में नमकीन खा के प्याज डालते थे, वो बंद कर दिया। क्योंकि आपका वो थॉट हमेशा आता था कि 3 चम्मच खाली नमकीन, भाई साहब रोटी क्या था, वो ध्यान है हमेशा। तो आपके एक एक शब्द हमें बिल्कुल ध्यान है सर, वो और उसके वो एकदम अलर्ट कर देते हैं। तो आपके कहने के अकॉर्डिंग हमने तो लंच ब्रेकफास्ट में एक ही रोटी का रखी है, बाकी चीज पे भी फोकस करते हैं। मतलब ये जो है ना, वजन पे फोकस है, वजन कम रख करते हैं अपना। तो हमें तो आपके जैसे कहते हैं ना, सही मार्गदर्शन में चलते हैं हम लोग। मतलब सेशन देखिए 2 घंटे हो गया, मैं समझता हूँ नैब साहब को नींद से आ रही है। तो तो मतलब ऐसा लगता है कि आप बोलते जा रहे हैं, हम सुनते जा रहे हैं। जैसे कैसे होता है ना कि बड़ा अच्छा लगता है, मतलब लाइव सेशन चल रहा है तो सभी लोगों ने एंजॉय कर रहे हैं। और जो जो आपके टिप्स आ रही हैं, मतलब उस टिप्स का ऐसा नहीं हम सुनते नहीं, सब उसको हर बार सुनते हैं, उसको महसूस करते हैं कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं डेली। क्या बात, क्योंकि हमें मालूम है कि वो बजाय जो पुरानी चीज को कैसे अपना करना है, उसका हमेशा ध्यान रहता था। तो मैं सोचता नैब साहब अगली बार के लिए आप आमंत्रित करेंगे, और फिर उसको जैसा क्योंकि 2 घंटे नॉन स्टॉप ऐसा बोले। बस जो आपने कहा, मैं इसमें एक लाइन जोड़ दूं, रस, बिस्किट, कन्फेक्शनरी आइटम कौन लाया था? अंग्रेज। हम ही लाए थे। अंग्रेजों को दूर से प्रणाम। जी हाँ, जी हाँ। जो वो लाए, वो हमारे समाज को दूषित प्रदूषित करके गए। अपनी भारतीय परंपरा पे लौट आए। और एक बात अभी आपसे मैंने जिक्र किया था कि वहां पे डॉक्टर रमन सिंह ने मुझे डॉक्टर रमन सिंह बना दिया था। जी जी जी। तो उस कार्यक्रम में मैं एक बात बोल रहा था, वो बात मुझे मैं बहुत दिल से बोला, और मैं उसको इसीलिए मुझे मेरा मन किया क्या कर दें। हम इस वक्त
अपने भारतीय इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण सोपान पे। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं आज जिस युग में हम 2023 में बैठे। हमारा देश करवट ले रहा है, जो इस वक्त परिवर्तन हो रहे हैं हम साक्षी हैं उसके। बहुत बड़ी बात, हमारा थोड़ा सा प्रयास और इस वक्त हमारे देश, हमारे समाज को पुरानी प्रतिष्ठा पे वहीं प्रतिष्ठित कर सकता है। थोड़ा सा प्रयास हम सबको करना है, अपने अपने घर परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए। और फिर देखिए, हमारे जाते जाते हम इस सुकून से जा पाएंगे कि हमने अपने भारत के स्वर्णिम युग की झलक तो देख ली, अगली पीढ़ी स्वर्णिम युग भी देख ली। धन्यवाद। अच्छा, हम लोग बहुत बेहद भाग्यशाली हैं कि हमारे जूम के सभी साथी आदरणीय डॉक्टर भदौरिया साहब 65 क्लास ले चुके हैं, अभी गीता पे ज्ञान दे रहे हैं, कमीशन इनकम टैक्स हैं, मुकुल जी, नैब साहब, मतलब डीडी ऋषि साहब, मतलब हमारे जूम के सब सभी लोग जो हैं डिफरेंट तरीके से हमको देते हैं। और 1 घंटा नैब साहब अक्सर कहते हैं कि बहुत ही अच्छा लगता है सभी लोगों को, मतलब इंतजार रहता है। और आज आप तीसरी बार आए हैं, मतलब तो बहुत अच्छा लग रहा है मतलब। और अभी तो सब कई क्वेश्चन हमारे और भी रह गए हैं, जैसे कि अभी एक बड़ा क्वेश्चन अभी तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, नैब साहब से क्या था कि 50 साल से नीचे वाले में डायबिटीज और बीपी जो भाई बहन है उनको कैंसर के रोग बढ़ने वाले हैं। कैंसर को बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कैंसर 50 से नीचे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपके कहने के अकॉर्डिंग हमने अपने यहाँ से जो बर्तन था उसको चेंज कर दिया, जो आपने एक बार हमें बताया था। एल्युमिनियम के हमने बर्तन हटा दिया, एल्युमिनियम का कुकर हटा दिया हमने, एल्युमिनियम की सब चीज हटा दी। तो एक ही चीज हमें ध्यान है, हमारी अब रसोई में नहीं मिलेगा सर एल्युमिनियम का, ना कुकर है, ना स्टील के लिए है अपना। तो कई चीजें सब हमको जानकारी नहीं है सर। मतलब कई बार तो हम अपनी गलती जो कर रहे हैं वो तो इग्नोरेंस से सर कर रहे हैं ना। और वो आज आपने बड़ा सही बताया कि जो यूट्यूब है वो बगैर फिल्टर की चाय है सर। और आपने कहा उसको छान के देखिए ना कि कौन सी चीज सही है, क्या चीज गलत है। विवेक जो बढ़ गया है, वो विवेक पे अगर हम नहीं देखेंगे साहब, खैर साहब ये तो हरी कथा बहुत लंबी हो जाएगी। आदरणीय नैब साहब आप फिर एक इसमें लिस्ट में नाम जुड़ेगा, आप देखिएगा, मेरे ख्याल से 5 सालों में जुड़ जाएगा। आरओ, हम कैसे मूर्ख बन रहे हैं। हमसे कहा ये मिनरल वाटर है, अरे मूर्ख, मिनरल वाटर का है ये, डीमिनरलाइज्ड वाटर है जिसको मिनरल वाटर करके बेच रहे हैं। हम सारे मिनरल निकालने के बाद डीमिनरलाइज करके अब हम कह रहे हैं मिनरल वाटर, और फिर कह रहे हैं तुम्हें कैल्शियम कम हो गया, कैल्शियम खाओ, आयरन कम हो गया, आयरन खाओ। तो आज हमारे जो शरीर के कमजोर होने का, व्याधियों का एक बहुत प्रमुख कारण जो है वो ये जो हमारी साइंस है, जो साइंस के नाम पे हमको मूर्ख बनाया जा रहा है। ये आरओ बहुत बड़ी बीमारियों का जनक बन के निकलेगा। देखिए 5-10 ये डीमिनरलाइज वाटर बॉयलर में यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में, बॉयलर में। हाँ जी, वहां पे मजबूरी है क्योंकि वो अगर नहीं करेंगे तो सब चारों तरफ उसके वो सिल्टिंग हो जाएगी। एग्जैक्टली। लेकिन डीमिनरलाइज्ड वाटर वास्तव में कोरोसिव है, एजेंट है। बिल्कुल कोरोसिव है, वो हमारे प्रकृति के अनुकूल नहीं है, सब मिनरल्स निकाल देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के सबके आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। जो चीज पर्सनली आपसे पूछ नहीं पाते समय के अभाव के कारण, वो यहाँ 2 घंटे में बड़ी अच्छे से समझ में आती है। आपका बड़प्पन है। सारी चीजों को डॉक्टर साहब आपने न केवल एक साइंटिफिक तरीके से बताया, बल्कि पूरा एक नेचुरल ढंग से और हमारी भारतीय परंपराओं के हिसाब से। तो बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा डॉक्टर साहब, साधुवाद। आदरणीय भदौरिया साहब, अभी हमारे डॉक्टर साहब को योगी जी ने अवार्ड शायद, डॉक्टर साहब आपको वहां मिला था गोरखपुर में शायद ना, हिंदी पे योगी जी ने शायद दिया था अभी अभी आपको। जी हाँ, जी हाँ। तो हिंदी में, और हिंदी के अंदर उसको बढ़ाना, देखिए मोदी जी अपनी हिंदी को पूरे वर्ल्ड लेवल पे कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं पूरे उसके अंदर कर, तो ये भी अपनी मातृभाषा के अंदर। और खासकर डॉक्टर साहब ने कहा कि हर चीज बेटर है, कभी किसी को वो नहीं किया डॉक्टर साहब ने कि आर्यवादी गलत नहीं है, उसका तरीका बताया कि किस तरीके से कैसे करना है। आदरणीय साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात सही है कि 2 घंटे हो गए, लेकिन सवाल अभी भी मन में थे। बीच बीच में कई बार कोशिश की, अपने आप अनम्यूट किया, पूछू ली, तब तो दूसरों के सवाल हो रहे थे। कई लोग के जो मेरे प्रश्न, कई डॉक्टर साहब के वैसे भी उत्तर मिल गए, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बात थी, बहुत अच्छी थी। डॉक्टर साहब वाकई में 2 घंटे हो गए हैं, इट इज मोर देन 2 आवर्स नाउ। मैं 4:48 पे 5:48 पे आ गया था और पता नहीं लगा समय का। इतनी
अच्छे आप तरीके से बात बताते हैं, इतने प्यार से बताते हैं, इतने सहज तरीके से बताते हैं। और आज एक वो बड़ी अच्छी चीज समझ में आई इस उम्र के पड़ाव पे, आयुर्विज्ञान और एलोपैथी, तो इसमें क्या अंतर है। तो जो आपने कहा कि जब रोग हो जाए तो एलोपैथी बीच में आती है, उसके पहले आयु बढ़ाते रहो, आयुर्विज्ञान का सहारा लेते रहो। तो ये दोनों विज्ञानों का अंतर जो आपने बड़ा सुंदर बताया। और आज की आपकी चर्चा क्वेश्चन आंसर में थी, बल्कि मैं अब चाहूंगा सर डॉक्टर साहब अगली बार आए तो शुरू के 15-20 मिनट जैसे हम लोग चीजें पूछ रहे थे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो देन यू हैड टू एक्सप्लेन, क्वेश्चन एक तरफ रह जाता था और वो चीजें आ जाती थी। अगली बार 15-20 मिनट या शुरू के आधे घंटे आप पथ्य अपथ्य क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या आचार विचार होना चाहिए, क्या आहार व्यवहार होना चाहिए, उसके ऊपर सर आप बिना किसी क्वेश्चन के बोलिएगा। मतलब मुझे आज उसकी बहुत जरूरत लग रही है आपके इस कथन की। आप जो कहते हैं मैं बोल नहीं पाऊंगा, आप बहुत अच्छा बोलते हैं सर। पिछली बार भी आपने सेशन यही कहा था कि मैं सुनने वाला क्या सुनना चाहता, बोलने वाला क्या बोलना चाहता, विषय क्या होना चाहिए, उसमें समानता नहीं हो तो माहौल नहीं बनता। 2 घंटे का माहौल बना रहा। और अगली बार मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप पहले आधे घंटे में यही बताएंगे सर, उसके बाद फिर हम लोग के सवाल जवाब शुरू होंगे। आपके आज का जो हम लोग की जिज्ञासाओं को शांत किया, कई जिज्ञासाएं बची हैं क्योंकि बीच में कुछ कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स है, बड़ी यंग एज में कार्डियक अरेस्ट हुए हैं बच्चों के, कुछ कैंसर की बातें बहुत तेजी से फैल रही हैं। हम लोगों ने कल विचार किया था अरविंद के इन सब जो पूछेंगे वो सब गौड़ रह गई, पीछे रह गई, क्योंकि सबकी अपनी अपनी समस्याएं थी। तो आपके आज के इस एपिसोड के लिए, सोपान के लिए डॉक्टर साहब आपका हृदय से धन्यवाद। और हम आभारी हैं कि आपने अपने बहुत बिजी समय से, बहुत बिजी शेड्यूल से, जैसे आपसे अपॉइंटमेंट लेना भी कोई आसान नहीं है गाजियाबाद में, तो उससे निकल के आपने हमको टाइम दिया। और आप पिछले आधे घंटे से कह रहे हैं कि इंटरनेट बड़ा भारी होता जा रहा, बहुत देर हो रही है, तो उसके बाद भी आधे घंटे तक और ये चला एपिसोड। आपने शायद 7:35 में बोला था कि काफी देर हो गई है, लेकिन स्टिल यू कंटिन्यूड। तो आपके आज के सेशन के लिए बहुत धन्यवाद। हमको आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप अगले सेशन में बहुत जल्दी हम लोग पास आएंगे। आपका बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय नैब साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर पंकज अग्रवाल साहब, आपने समय निकाल के हमें दिया। और हमारे जूम के सभी साथियों को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय भदौरिया साहब, आदरणीय मुकुल गुप्ता जी, आदरणीय जेवी साहब, आदरणीय मिश्रा साहब, जूम के जो लोग जिन्होंने भी वीडियो ऑन नहीं करा, सबको बहुत धन्यवाद। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा विचार है। आज का विचार है, गर जिंदगी मुश्किल है तो, गर जिंदगी मुश्किल है तो थोड़ा आसान कर लो। अगर जिंदगी अगर मुश्किल है तो थोड़ा आसान कर लो। कुछ ख्वाहिशें भूल जाओ, कुछ ख्वाहिशें भूल जाओ और कुछ का इंतजार कर लो। कुछ ख्वाहिशें भूल जाओ, कुछ का इंतजार कर लो। बहुत सुंदर। हाँ? जैसे अक्सर कहते हैं, हमारे एक दोस्त और सुभाष जी कहते हैं कि जैसा रसगुल्ला खाना है तो एक छोटा सा टुकड़ा लेके उसी को चबाते रहो बहुत देर तक। हमारी मुकुल जी एक दिन कह रहे थे जैसे वो मेरी बर्फी जो है वो कई दिन तक चलती है, तो उसका मतलब वो छोटा सा पीस ले लिया, उसका ही जो आनंद ले जा रहे हैं मतलब। तो वो ही है कि कुछ ख्वाहिशें जो हमारी हैं जिंदगी की वो भूल जाते हैं, कि उम्र के जिस पड़ाव पे हम पहुंचे हुए हैं भूल जाएंगे और कुछ का इंतजार कर लेंगे, कल कर लेंगे उसको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। खा लेंगे कल चलिए शांति 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 शांति। सबको प्रणाम स्वीकार। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांति